हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल। हनी सर की शादी थी, हाँ जी जी, हनी सर की शादी थी। इसीलिए क्लासेस नहीं हुए आपकी एलआरडी एंड क्वांट की। ईद मुबारक आपको भी। उद्भव, उद्भव है कौन है ये? समझ नहीं आया, नेम क्या है ये? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ। हाँ, व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया आपने, पता चल गया। आपको बताने के लिए ही डाला गया है स्टेटस। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि यार क्वांट की क्लास क्यों नहीं हो रहा, क्लास क्यों नहीं हो रहा। तो इसलिए स्टेटस डाल दिया गया, आपको पता चल जाए। आप नहीं गए, वहीं से वापस आए हैं बेटा। कल रात को पहुंचे हैं वापस। ये लव मैरिज है, अरेंज है, क्या है ये सर आपको बताएंगे। ये उनका काम है बताना। सब कुछ निपटा दिया निकिता, शादी एंगेजमेंट सब कुछ निपटा दिया इन दिनों में। ठीक है। बाकी हनी सर से पूछना, शादी उनका हुआ है, मैं तो मस्ती करने गया था, घर आया। बाकी वो बताएंगे। ठीक है। चलो जी। जिन्होंने सिलेक्शंस क्लास 1 2 3 नहीं किया हुआ, क्लास से जाने का कष्ट करें। जिन्होंने सिलेक्शंस क्लास 1 2 एंड 3 नहीं किया हुआ है, प्लीज क्लास को लीव कर दें। क्लास में आपके लिए कोई भी अभी स्थान अवेलेबल नहीं है। प्लीज लीव कर देना। अननेसेसरी वही वही बातें, दोबारा दोबारा सेम सेम चीजें बोलने का मजा नहीं है, आपको भी नहीं मुझे भी नहीं। तो प्लीज क्लास लीव कर देना। सिलेक्शंस का असाइनमेंट का वीडियो अपडेट हो जाएगा संडे तक। सिलेक्शंस के असाइनमेंट का पहले मैंने सोचा था कि यार आज असाइनमेंट ही डिस्कस कर लें। फिर सोचा यार क्लास अभी हुआ नहीं है आपका 5 6 दिन से, तो बेटर है कि थोड़ा और आगे पढ़ लें। और वीडियो ही डाल दूंगा सिलेक्शंस के असाइनमेंट का, वो आप चेक कर लेना। ठीक है। चलो जी। असाइनमेंट मस्त है, बढ़िया बात है, कंप्लीट कर लेना जिनका पेंडिंग है, और डिले ना करो। चीजें कंप्लीट करते रहो। थोड़ा लाइट मिले हैं आपको ये 2 वीक्स, ये भी वाला वीक भी थोड़ा लाइट ही है। तो ये वीक में आई होप सो कंप्लीट कर ली होंगी अपनी चीजें। ठीक है। मैंने नहीं किया संजय अभी। भाई डाउट्स देख नहीं पाया हूँ मैं लास्ट 2 3 दिन से। कल निपटाऊंगा सारे। आज मैंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस का रिप्लाई किया, काफी सारे पेंडिंग हो गए थे। तो आज वो निपटाए हैं, कल सारे डाउट्स निपटा दूंगा। तो अगर आपका पेंडिंग है कोई बात नहीं, कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। चलो जी। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शंस का क्लास 4 होगा। ठीक है। सिलेक्शंस का क्लास 4 आज कवर करने वाले हैं। आई होप सो आपने सिलेक्शंस क्लास 1 क्लास 2 एंड 3 को कंप्लीट कर रखा है। अगर नहीं किया हुआ तो बेटा प्लीज लीव कर देना, प्लीज। चले जाना। अननेसेसरी क्लास में बैठकर अपना और दूसरों का टाइम खराब ना करिएगा। ठीक है। चलो जी, आज मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्लास के ऊपर। अरे ये क्या निकल के आ गया, पीडीएफ गलत उठा लिया मैंने। रुको जरा, वेट करो। वेट करो, दूसरा पीडीएफ अटैच करता हूँ। चिरंजीव ऑलरेडी बता दिया गया बेटा, टाइम पे आ जाया करो थोड़ा। हम्म। 1 मिनट बस। पीडीएफ रॉन्ग अटैच हो गया था, वो दूसरी पीडीएफ ढूंढ रहा हूँ, रुको 2 मिनट।
ठीक है। ठीक है जी। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, कोई होमवर्क क्वेश्चन बचा नहीं था, कोई भी होमवर्क क्वेश्चन बचा नहीं था, असाइनमेंट दिया गया था आपको स्ट्रेट अवे। अभी आपका आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ थोड़ा टाइम दिया जाएगा। हम्म, थोड़ा टाइम देते हैं। 9 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, लग जाओ इसका सॉल्विंग करने। बाकी जो भी चीजें होंगी उसको बाद में देखते हैं, अभी के लिए ये पजल 12 आपके सामने है, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, करो सॉल्विंग इसका। सिद्धार्थ बाद में।
सॉल्व हो पा रहा है या बुरी तरह से अटक गए? बस 40 सेकेंड्स बचे हैं। क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट है सिलेक्शंस के लिए। चलो देखते हैं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। टाइम तो ओवर हो ही गया है। ठीक है, चलो जी। सबसे पहले तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करते हैं ध्यान से ऊपर से नीचे तक। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है हाउसिंग सोसाइटी है 6 प्राइमरी मेंबर्स ए बी सी डी एफ एंड 4 एसोसिएट मेंबर्स जी एच आई जी। ध्यान से, मैं एक एक पॉइंट बताने वाला हूं तो टेंशन ना लो। ठीक है, ठीक है, ओके। कह रहा है जी, these members are to be used to form 3 working committees X, Y and Z. Each member of the housing society has to be a member of exactly one of the societies. तो इसका मतलब क्या है कि यार अगर कोई पर्सन है ए, तो वो किसी एक ही सोसाइटी का पार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। एक ही कमेटी का पार्ट हो सकता है, मल्टीपल कमेटीज में वो नहीं जा सकता। Committee X has the highest number of members and Committee Z the least number of members, with no two committees having equal number of members. So can we say that X should be greater than that of Y, should be greater than that of Z? इतना क्लियर है सबको कि X का साइज ग्रेटर देन दैट ऑफ Y का साइज ग्रेटर देन दैट ऑफ Z का साइज। ठीक है, ओके। देन कह रहा द फॉलोइंग कंडीशंस आर आल्सो नोन टू अस। हमारे पास में टोटल 10 लोग हैं और फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कह रहा ईच कमेटी इज टू हैव एटलीस्ट 1 प्राइमरी मेंबर, ईच कमेटी इज टू हैव एटलीस्ट 1 प्राइमरी मेंबर एंड एटलीस्ट 1 एसोसिएट मेंबर। कम से कम एक मुझे प्राइमरी मेंबर चाहिए, कम से कम मुझे एक एसोसिएट मेंबर चाहिए। तो मिनिमम साइज पॉसिबल फॉर अ टीम विल बी इक्वल टू, मिनिमम साइज ऑफ एनी कमेटी विल बी इक्वल टू कितना होगा? दैट हैज टू बी 2 ओनली, दैट हैज टू बी 2 ओनली। अगर इसका साइज 2 है तो इसका साइज 3 होना मिनिमम मैंडेटरी है एंड इसका 5 होना मैंडेटरी हो जाएगा। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकता है? 2 3 5 के अलावा क्या कोई और पॉसिबिलिटी बन सकता है जी? नहीं बन सकता। ये हमें कंफर्म है कि 5 3 2 इज द ओनली पॉसिबिलिटी अवेलेबल फॉर अस कि एक्स का साइज रहेगा 5, वाई का साइज रहेगा 3 एंड जेड का साइज रहेगा 2। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी तक? यहां तक की बातें क्लियर हैं। देन उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं और फंक्शनिंग समझना है कि यार इन क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। देखो हमारे पास में 2 तरीके होते हैं, एक मैं मेंबर्स को पकड़ के एक टीम में डालूं, दूसरा मैं टीम के अंदर मेंबर्स को घुसाने का ट्राई करूं। मैं मेंबर्स को पकड़ूं पहले, मेंबर्स को टीम असाइन करूं, या टीम के अंदर मैं मेंबर असाइन करूं। कान पकड़ने वाली बात है, जैसा मर्जी पकड़ लो भाई, इधर से पकड़ रहे हैं या पूरा घुमा के पकड़ रहे हैं। ठीक, देखते हैं कैसे करना है। हर बार इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें मेंबर्स को पकड़ना है, मेंबर्स को टीम असाइन करनी है। हर बार ध्यान रखना कि हमें मेंबर्स को पकड़ना है, मेंबर्स को पकड़ के हमें टीम असाइन करनी है। अदरवाइज टीम को पकड़ के करोगे ऐसा नहीं कि सॉल्विंग नहीं होगा, बट मैक्सिमम पजल्स में वो डिफिकल्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू जब आप मेंबर्स को पकड़ के टीम बनाओगे। देख लेते हैं कैसे। ठीक है बेटा, 6 बना दो। आकांक्षा आप 6 बना दीजिए, 6 बनाओ। 6 के बाद में वाई एंड जेड के लिए आपका जो स्पेस बन रहा होगा वो भी फिर बता देना, अकॉर्डिंगली आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, 5 3 2 का कोई लॉजिक नहीं है, बस कॉमन सेंस था, उसको यूज कर लिया था, बट आ गए हैं बेचारे कोविड के मारे। हम्म सबसे पहली चीज अपने पास में पहले पॉइंट में गिवन है, ईच कमेटी इज टू हैव, एक कमेटी में कम से कम एक प्राइमरी मेंबर, मतलब कम से कम ए बी सी डी ई एफ में से कोई एक पर्सन मिनिमम चाहिए, और कम से कम एक एसोसिएट मेंबर चाहिए, मतलब जी एच आई और जे में से चाहिए जी। एक मैडम जी ने बोला है, अरिहंत नहीं भाई साहब ने बोला है जी 5 4 1 भी तो हो ही सकता था। तो यस, बिल्कुल 5 4 1 पॉसिबल है। इस पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हुए चल रहे हो, फिर भी अगर आपको पॉसिबल दिख रहा है तो बेटा एग्जामिनर जो है वो बहुत बहुत बुरा करेगा आपके साथ में। तो ध्यान रखना कम से कम इस चीज का कि गिवन है एक प्राइमरी मेंबर चाहिए, कम से कम एक एसोसिएट मेंबर चाहिए, तो कम से कम हमें 2 मेंबर तो चाहिए ही होगा। एक मेंबर का टीम बन नहीं सकता, एक मेंबर का कम्युनिटी नहीं बन सकता जी। ठीक है, एक मेंबर का कोई कम्युनिटी नहीं, कम से कम 2 मेंबर चाहिए।
जेड का 2 कंफर्म नहीं है, नंबर ऑफ मेंबर्स एन थे तो पॉसिबल अरेंजमेंट ये बन पाया, राइट? वही वही पॉसिबल बना रहे हैं ना। अगर मैं 3 यहाँ पे ले लूंगा, कम से कम 4 यहाँ पे लेना होगा, कम से कम 5 यहाँ पे लेना होगा, तो क्या ये 10 मेंबर का डेटा है? 543 पुष्कर पहुंचेंगे, उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, अभी नहीं पहुंच रहे। 543 क्या पॉसिबल था? नहीं। तो मुझे 1 में ले नहीं सकता, 3 में ले नहीं पा रहा जेड के लिए, तो इट हैज टू बी 2 ओनली, 2 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर जेड के लिए 2 रखा, वाई के लिए मैं 4 रख देता हूँ, 2 + 4 6 हो जाएगा। देन हमारे पास में यहाँ पर फिर से 4 रखना पड़ेगा, तो एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड सेटिस्फाई होगा क्या इसमें? क्या सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। ये बातें मैं बताना नहीं चाहता यार, अब इस स्टेज में हैं हम कि हम इन चीजों पे बातें अब कर रहे हैं, अगर तो टाइम खराब कर रहे हैं। ये बातें अब होनी नहीं चाहिए, ये पॉइंट ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हो गए, तो अननेसेसरी। देखो वही बात है, मैं बोल रहा हूँ जो सिलेक्शन क्लास 1 2 3 जो नहीं किया है, छोड़ दे क्लास, फिर भी डटे हुए हो कि भैया हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। नहीं हो पाओगे कामयाब, ऐसा वो पॉइंट चले गए। वो पहले थोड़ा लेवल बनाना पड़ता है, फिर कामयाबी मिलती है। चलो जी, अब हम बात कर रहे थे कि यार टीम के अंदर लोगों को डालें। अगर हम टीम के अंदर जो है वो लोगों को डालें, या लोगों को पकड़ के टीम के अंदर डालें, दो चीजें हैं। उसमें से हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे जिसमें हम लोग पर्सन्स को पकड़ रहे हैं एंड उनको देन टीम असाइन कर रहे हैं। कैसे? कि हमने यहाँ पर रखा ए, देन हमने रखा बी, एंड हमने रखा सी, डी, ई एंड एफ। देन वी हैव एसोसिएट मेंबर्स एज वेल, दैट इज जी, एच, आई एंड जे। अब मैंने एक साथ इन सारे लोगों को लिख दिया। अब इसका मुझे बेनिफिट क्या है कि ए कौन सी टीम में जा रहा होगा, मे बी एक्स में, मे बी वाई में, मे बी जेड में। इन इस तरह से सॉल्विंग करने में हमें बेनिफिट ये मिलता है कि अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीपल केसेस बन रहे होंगे, अगर तो एक ही केस बन रहा है, फिर चाहे आप टीम पकड़ लो एक्स वाई जेड के थ्रू सॉल्विंग कर दो तो भी हो जाएगा। अगर एक एक केस बन रहा है या मैक्सिमम 2 बन रहे हैं, बट जब आपका 2 से ज्यादा केसेस बन रहे होंगे तब वो डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा हैंडल करना। तब उसके लिए आप हर बार यही अप्रोच आपका काम आएगा। तो अननेसेसरी दूसरा अप्रोच यूज करने का जरूरत ही क्या है? हर बार यही वाला अपना अप्रोच लगा दो, हर बार काम आएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बेटा अगर 1 सेकंड का लैग है तो एडजस्ट कर लो ना, उतना लंबा गैप भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं डाल रहा हूँ लिख रहा हूँ उसके बाद इमीडिएट उसके बाद आपका मैसेज आता है कि यार थोड़ा लैग कर रहा है। तो अगर उतना है कि एडजस्ट हो पा रहा है तो कर लो। अब हम इन सारे लोगों को, इन सारे के सारे लोगों को हम लोग उत्कर्ष देखते हैं भाई। 2 3 लोग कह रहे हैं लैग लैग कुछ प्रॉब्लम होगा उनके नेट में आज। ठीक है, चलो जी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे रुक जाओ, चलो जी। अब आते हैं क्वेश्चंस की स्टेटमेंट के ऊपर। सेकंड, थर्ड, 4 5 6 पॉइंट्स हैं। पहला कह रहा है जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पार्ट ऑफ कमेटी एक्स एक्सेप्ट। कौन कौन ऐसा है जो पार्ट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, मुझे वो फाइंड आउट करना है। 4 में से एक ऑप्शन ऐसी होगी जो पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। देन कह रहा है एफ एंड जी बिलोंग टू द सेम कमिटी, देन विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेटली इन अ कमिटी टुगेदर। ठीक है। सिमिलरली अगला पॉइंट, इफ जी बिलोंग्स टू कमिटी वाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कमिटी एक्स। तो क्वेश्चन 3 का स्टेटमेंट ऐसा है ना कि मैं यूज कर सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा डेटा को यूज करके क्वेश्चन 3 का वर्किंग कर सकता हूँ एंड उसको क्रॉस चेक कर सकता हूँ क्वेश्चन 2 के लिए, मे बी वो अप्लाई हो जाए या मे बी क्वेश्चन 2 के लिए अलग से केस बनाना पड़े। अगर दोनों में से कुछ भी हुआ तो हमारा तो बेनिफिट ही है। बट अगर मेरे पास क्वेश्चन 1 आता है और क्वेश्चन 2 3 4 ऐसे बनाए जाते हैं कि क्वेश्चन 1 को पूरा सॉल्व करने के बाद ही सॉल्विंग हो पाएगा, तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि क्वेश्चन 1 के हिसाब से सॉल्विंग करना होगा, या मैं बोलूं पूरा का पूरा पजल सॉल्व करना होगा। तो अगर पूरा पजल सॉल्व करने की बात कर रहे हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट चीजें देखते हैं कहां पर चल रही हैं एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई विल नॉट वर्क ऑन कमेटी वाई। आई कह रहा है कमेटी वाई पे वर्क नहीं करेगा, ये एसोसिएट मेंबर्स हैं, ये 5 6 के 6 प्राइमरी मेंबर्स हैं। ठीक है। अब 5 3 2 का फॉर्मेशन मिल चुका है एक्स वाई एंड जेड के लिए, दैट इज आल्सो फाइन। पहला सेकंड पॉइंट जो था हमने नोट डाउन कर लिया। Third point says that A and G cannot be part of the same committee, so we will mention it here as A not equal to G. ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है C and J only work on the same committee, तो we can mention it here as C will be equal to J. दोनों एक साथ आएंगे, एक कमेटी का पार्ट होंगे। Then E will work only on committee Z. E will work only on committee Z, ये फिक्स्ड है चीज। Then H will work only on committee X. H will work only on committee X, ये चीज भी फिक्स है, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। नो मोर देन 2 आउट ऑफ बी डी एफ कैन वर्क ऑन द सेम कमिटी। मतलब ऐसा हो सकता है कि बी डी एफ एक एक्स में काम कर रहा हो, एक वाई में और एक जेड में। और क्या हो सकता है कि बी एंड डी दोनों एक्स में काम कर रहे हो, मे बी बी एंड डी दोनों वाई में काम कर रहे हो, मे बी बी एंड एफ दोनों एक्स में काम कर रहे हो, वैसा सब पॉसिबल है। बट बी डी एफ तीनों एक कमेटी का पार्ट नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 लोग ही एक कमेटी का पार्ट हो सकते हैं। तो वी कैन मेंशन इट हियर एज बी डी एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 इन 1 टीम।
हमने ऐसे मेंशन कर दिया, ये हमारे सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अब मुझे आगे बढ़ना है क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। आई होप सो इतना तक समझ में आ चुका है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, अदरवाइज आगे बढ़ जाए। यहां तक एकदम क्लियर है? और लिख सकते हो समर्थ, वो आपके ऊपर है, आपका वर्किंग है। मैंने BDF लेस देन इक्वल टू लिख दिया, आप BDF मैक्सिमम 2 लिख सकते हो, जैसा भी आपको लिखना चाहो। हमारे पास बस इतना सा मतलब है कि 2 से ज्यादा लोग एक साथ एक कमेटी में काम नहीं करेंगे। BDF में से 3 लोग हैं, 3 लोग हैं बेटा, हर बार यही लगना है, कोई नया नहीं होगा हिमांशु, हर बार यही लगना है। देन हमारे पास में कुणाल एक बार इंटरनेट चेंज करके देख लो। देन हमारे पास में कह रहा है BDF जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 इन वन टीम। तीनों के तीनों लोग एक्स टीम का पार्ट नहीं होंगे, तीनों के तीनों वाई एक साथ नहीं होंगे, तीनों के तीनों जेड में एक साथ नहीं होंगे। अब तीनों में से 2 लोग एक्स में चले जाएं, एक वाई में चले जाए, तीनों में से 2 लोग वाई में चले जाएं, एक एक्स में चला जाए, तीनों में से एक एक्स में, एक वाई में, एक जेड में चला जाए, वो सब पॉसिबल है। बट तीनों के तीनों एक साथ एक्स में नहीं आएंगे, तीनों के तीनों एक साथ वाई में नहीं आएंगे, तीनों के तीनों एक साथ जेड में नहीं आएंगे। बस इतना सिनेरियो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट 6। ठीक है जी, बात समझ में आ गया? बढ़ा जाए आगे। कौन सा? बेटा लिखा है एज एच विल वर्क ओनली ऑन कमिटी एक्स। एच जो है वो सिर्फ एक्स में ही काम करता है, तो एच जो है वो एक्स में ही काम करता है, वही तो लिखा है। ई विल वर्क ओनली ऑन कमिटी जेड, ई जो है वो जेड में ही काम करता है, यही तो लिखा है। बेटा सी एंड जे ओनली वर्क ऑन द सेम कमिटी, मतलब क्या है, दोनों एक साथ ही काम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। मिनिमम 2 कहाँ है निखिल यार? क्लियर लिखा है, नो मोर देन 2 आउट ऑफ BDF, नो मोर देन 2। ठीक है, चलो जी दिशा देखते हैं कहां पर हमारी आगे दिशा बढ़ेगी। ऊपर एक्स वाई नहीं कर सकते, कोई पॉइंट ही नहीं बनता वेदांत। जब आपके पास मल्टीपल केसेस बन रहे हैं तो वो वाला अगर अप्रोच लगा रहे हो तो फिर कम से कम 10 पेज तो भर ही जाएंगे सॉल्विंग करते हुए। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि यार एक्स के पास 5 वैल्यू है, वाई के पास 3 है, जेड के पास 2 है। अगर जेड के पास 2 वैल्यू है तो एक पॉइंट तो आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि जेड में एक प्राइमरी मेंबर होगा और जेड में एक एसोसिएट मेंबर होगा। जेड में अगर 2 मेंबर हैं तो एक प्राइमरी मेंबर होगा और एक अपना पास एसोसिएट मेंबर होगा, ये बात तो कंफर्म है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब अपने पास में और आगे बढ़ा, ई जो है वो एक जेड को प्राइमरी मेंबर मिल चुका है, मतलब अब जेड जो है वो दोबारा से यहाँ पर या यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दोबारा से कहीं पर भी नहीं होगा। तो मुझे निगेशन में यहाँ पर जेड लिखने का जरूरत नहीं है, मुझे क्लियर कट ऐसे ही समझ में आ रहा है कि जेड जो है वो अब एक बार एसोसिएट मेंबर में होगा, मतलब जेड या तो एक बार इधर होगा या इस एक बार इधर होगा या फिर एक बार इधर होगा, इन तीनों में से किसी एक जगह पर ही आना है। अब कहां पर होगा उसके बारे में आइडिया नहीं है, थोड़ा रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब शायद मुझे केसेस भी बनाने पड़े, वो थोड़ा देर रुक के समझ में आएगा। ठीक, और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। अपने पास में इफेक्टिव पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो कह रहा है जी सी इक्वल टू जे है। अब सी इक्वल टू जे वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, उस पॉइंट से मुझे ये बेनिफिट मिल रहा होगा कि यार दोनों के दोनों एक्स एक्स आ जाएंगे या फिर दोनों के दोनों वाई वाई आ जाएंगे, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी की जो चीजें जैसी रखी हुई थी वैसे ही रखी जाएंगी। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? जो C इक्वल टू जे वाला पॉइंट था, दोनों के दोनों या तो X को बिलोंग कर सकते हैं, दोनों के दोनों या Y को बिलोंग कर सकते हैं, क्या दोनों के दोनों Z को बिलोंग कर सकते हैं? क्या दोनों के दोनों Z को बिलोंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि Z के अंदर 2 ही मेंबर हैं, 2 से ज्यादा मेंबर ही नहीं है। हमें अगर हम टिक बना ले, पॉइंट ही नहीं है मानसी, पॉइंट नहीं है। टिक मार्क क्यों अप्लाई करोगे? देखो वो मैं क्या ही बोलूं, अब इसमें मैं वो वर्ड बोलना चाहता था, ऑफलाइन में रहते तो जरूर बोलता। मूर्खता है वाई एक्स वाई और जेड के लिए, सही में मूर्खता है। क्या मूर्खता है कि अगर मैं एक्स ए को एक्स में डालना चाहता हूं तो मैं इसको टिक करके इसको क्रॉस कर रहा हूं, ये क्रॉस कर रहा हूं, ये सेंस बन रहा है इस चीज का कोई? फिर उसके बाद मैं बी में मान लो वाई है, मैं इसको टिक करके इसको क्रॉस कर रहा हूं, कोई सेंस बन रहा है? अगर मैं एक चीज को एक जगह पर ही रखना चाहता हूं तो मैं 3 कॉलम क्यों बर्बाद करूंगा? बस सिंपल सी बात है, मेरे पास में अगर एक पर्सन को एक ही जगह पर डालना है तो मैं 3 कॉलम क्यों खराब करूंगा? वो तो ऑब्वियस बात है ना, मैं क्यों अननेसेसरी टिक मार्क लगाऊंगा? क्या पॉइंट बनता है? वो टाइम खराब करने वाली बात हो जाएगी। जब पता ही है भाई जितनी देर में टिक लगाओगे उतनी देर में एक्स और वाई भी तो लिख दोगे ना, कि एक्स को बिलोंग कर रहा है, वाई को कर रहा है या जेड को कर रहा है। अब मान लो ऐसा होता कि ये जो है वो एक 2 या 3 को बिलोंग करता है, तब फायदा मिलता कि मैं 2 में टिक कर सकता हूँ, यहां पर 2 में टिक कर सकता हूँ, तीनों में भी टिक लग जाए, तो सेंस है। तो चलो हम अप्लाई करें। यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं है, क्या जरूरत है, क्या फायदा मिला कि मैंने एक्स यहाँ पे डाला, वाई यहाँ पे डाला, जेड यहाँ पे डाला,
मुझे पता है अगर यहाँ पर टिक लगेगा यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर टिक लगेगा तो यहाँ पर क्रॉस है, तो टाइम बर्बाद हो रहा है, मतलब और तो कुछ नहीं। तो स्कूल में नहीं करते थे जहां पर स्टेप मार्किंग होता था, क्वेश्चन का स्टेटमेंट दोबारा से लिख देते थे कि टीचर शायद 2 नंबर दे दे कि भाई हमने जो है वो थोड़ा सा सॉल्विंग कर दी है, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो जो क्वेश्चन में लिखा गया स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट मींस दैट दिस, वही क्वेश्चन वाली लाइन दोबारा लिख देते थे। तो ये वही वाला प्रोसेस है, अदरवाइज इसका कोई लेना देना नहीं है एक्चुअल सॉल्विंग के साथ में। ठीक है, चलो जी आगे मूव करते हैं। हमने बोला कि C इक्वल टू J वाला पॉइंट था, तो इस पॉइंट से हमें ये बेनिफिट मिला कि हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज बन गए कि दोनों में या तो x एंड x आ जाए या फिर दोनों में y एंड y आ जाए, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। अगर मैं दोनों में z एंड z डालता तो z ऑलरेडी यहां पर भी है तो z आ जाता 3 बारी, एंड मेरे पास z 2 ही बार प्रेजेंट था, 3 बार प्रेजेंट नहीं हो सकता था, तो दैट इज वाई C एंड J वाला पॉइंट यूज हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी तक? C एंड J वाला पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ा दिया जाए गेम, आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब हम लोग यहां तक तो पहुंच गए यार, 2 केसेस तो हमें अभी से नजर में आ रहे हैं कि यार 2 तो शायद बन ही जाएंगे, मे बी 2 से भी ज्यादा बन जाएं, तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर एक्स एंड वाई का सिनेरियो हो गया, मुझे अब पता है यार जेड एक बारी तो नीचे आना है, इसको केस 1 रख देते हैं नेम, इसका नेम रख देते हैं केस 2। अब मैं अगर ध्यान से देखूं, मुझे पता है यार इस पॉइंट पर वाई नहीं आना है, बट मुझे ये तो पता है कि वाई एक बार ही इस जगह पर आना ही आना है, वाई एक बार इस जगह पर आना ही आना है, या तो इस जगह पर वाई आएगा या फिर जेड आएगा। अब एक्स तो दोबारा नहीं आ सकता। हाँ जी, चलो आप ही से पूछ लेते हैं ये चीज, ये बात तो समझ पा रहे हो ना कि एक्स दोबारा नहीं आएगा जी एंड आई में, एक्स दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक्स आया, मान लो एक्स यहां पर आया, एक्स यहां पर भी, एक्स यहां पर भी है, मुझे वाई में भी एक एसोसिएट मेंबर चाहिए, जेड में भी एक एसोसिएट मेंबर चाहिए, एक्स में भी कम से कम एक एसोसिएट मेंबर चाहिए। अगर एक्स को मैं 3 बार दे दूंगा तो वाई एंड जेड को मुझे एक एक बार जो एसोसिएट मेंबर कम से कम देना है वो नहीं मिल पाएगा ना। साइली जी ऑलरेडी बता दिया गया है, ठीक है, ऑलरेडी बता दिया गया। आप वही सेम चीज को अगर अलग तरीके से पूछोगे तो कम मुझे फिर इग्नोर करना पड़ेगा। आप कह रहे हो एक्स वाई जेड के लिए अलग अलग कॉलम बना सकते हैं, आप बना लीजिए, मेरे एंड से रिकमेंडेड नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका था उसका रीजन भी। ठीक है, चलो जी दोबारा से देखते हैं ये वाला पॉइंट। हमारे पास में हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ऑलरेडी एच, ये देखो मेरे पास 3 कमिटीज थी, एक थी एक्स, एक थी वाई, एक थी जेड। मुझे एक्स में कम से कम एक चाहिए एसोसिएट मेंबर, मुझे वाई में कम से कम एक चाहिए एसोसिएट मेंबर, मुझे जेड में कम से कम एक चाहिए जी एसोसिएट मेंबर। ठीक है, अगर मैंने एक्स में 3 बार एसोसिएट मेंबर दे दिया तो भाई एक ही तो मेंबर बचा, इसको वाई को दूंगा या जेड को दूंगा, मुझे तो दोनों को एसोसिएट मेंबर देना ना, एक एक नहीं दे पाऊंगा ना। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यार अब एक्स जी के अंदर एक्स देना तो पॉसिबल नहीं है, या आई के अंदर एक्स देना तो पॉसिबल नहीं है, वाई एंड जेड को एक एक एसोसिएट मेंबर तो देना है ना। 2 मेंबर बचे हैं एंड वाई एंड जेड बचे हैं, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट वाई एक बार आएगा, जेड भी एक बार आएगा। केस 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी आगे मूव करते हैं। नाउ वी आल्सो नो दैट y इज नॉट प्रेजेंट एट दिस प्लेस, इस जगह पर y का कोई रोल नहीं है। अगर y का कोई रोल नहीं है तो इट हैज टू बी z ओनली, एंड अगर यहाँ पर z आ चुका है तो इट हैज टू बी y ओनली। क्या इतना बात समझ में आ चुका है? इतना बात क्लियर है? कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम क्लियर है कि मेरे पास में आई के अंदर वाई नहीं आना था, एक्स नहीं आ सकता, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट इट हैज टू बी जेड हियर। ठीक है, अगर जेड आ गया तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट मुझे एसोसिएट मेंबर में, इन चारों मेंबर में कम से कम 1% वाई को भी देना था, तो एक जगह बचा, मैंने वो वाई को बिलोंग करवा दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने ये चीज जो है वो फिल करा, मुझे ये समझ में आ गया कि एक और पॉइंट था जो कह रहा था कि यार ए एंड जी जो होंगे वो सेम कमेटी का पार्ट नहीं होंगे ना। जी आ चुका है वाई में, जी आ चुका वाई में, मतलब ए के लिए अब केस 1 के लिए इस जगह पर वाई नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर वाई नहीं आएगा तो कैन यू से दैट कौन आएगा? अगर वाई नहीं आएगा ए के लिए केस 1 में तो कौन आएगा? जेड आएगा क्या? क्या जेड आएगा? क्या इस जगह पर जेड आएगा? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जेड एक बार ऑलरेडी हो गया, एक बार ऑलरेडी हो गया, 2 बार आ चुका है, वाई अब दोबारा नहीं आ सकता, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट लास्ट पॉइंट से नहीं, नहीं लास्ट पॉइंट से कुछ नहीं फिक्स कर सकते, वो टाइम आने पे फिक्सचर होगा। ठीक है, अब अपने पास हमने बोला कि ए का वैल्यू जो है वो जेड नहीं हो सकता, वाई भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जी में ऑलरेडी वाई है, तो ओनली पॉसिबिलिटी विल बी एक्स। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे पास में एक बार एक्स हो गया, 2 बार एक्स हो गया, 3 बार एक्स हो गया, 4 बार एक्स हो गया, मतलब मुझे एक एक्स और चाहिए। जेड 2 बार हो चुका है, वाई मेरा एक ही बार हुआ है, मतलब 2 टाइम मुझे वाई भी चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास एक ही पॉइंट बचा था जो कह रहा था बी डी एफ में से तीनों के तीनों पर्सन एक साथ एक कमेटी का पार्ट नहीं हो सकते, वो हो भी नहीं पाएंगे।
तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट मुझे क्या पता चला, आउट ऑफ रिमेनिंग पर्सन 1 person will belong to x and remaining 2 person will belong to y. अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मान लो मैंने यहाँ पर x रखा, then here it will be y and here it will be y. अदर पॉसिबिलिटी, मैंने यहाँ पर x रखा तो here it will be y, here it will be y. सिमिलरली मैंने यहाँ पर x रखा तो here it will be y, here it will be y. 3 केसेस बन गए हमारे केस 1 की हेल्प से. आई होप सो ये बात एकदम क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है. तो अगर मेरे पास में हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल पूछता तो केस 1 से मुझे 3 केसेस का फॉर्मेशन मिल जाता. आई होप सो ये बात समझ में आई होगी. साहिल मोदी जी, हमें ऑलरेडी पता था कि x 5 बार आना था, ठीक है, और y 3 बार आना था और z 2 बार आना था. शायद मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था आपके डाउट्स का क्वालिटी जो है ना वो डाउनग्रेड होता जा रहा है क्लास बाय क्लास. ठीक है, तो थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ाइए. ठीक, चलो जी आगे मूव करते हैं दोबारा से इस चीज के ऊपर. हमने यहां तक पहुंचाया कि भाई अगर यहाँ पर y है तो y यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा. z के लिए कोई और पर्सन बचा नहीं था तो z भी नहीं आएगा, तो बचा हमारे पास ओनली एंड ओनली x. ठीक है, अब अगर x बचा, x 1 बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, 3 बार आ गया, 4 बार आ चुका है. मुझे ऑलरेडी पता है बाइफर्केशन जो है वो 5 मेंबर्स का है. x में 5 मेंबर आने हैं तो 1 मेंबर और आना था. y की बात करें, एक ही मेंबर आया था, y में टोटल 3 मेंबर थे तो 2 मेंबर और आने थे. तो अगर 2 मेंबर और आने थे, 3 स्पेसेस बचे हैं, 3 में से 2 बार y आना है, 1 बार x आना है. तो आप क्या बोलोगे कि यार इधर x डाल दो, इधर y डाल दो, इधर y डाल दो. वन ऑफ द पॉसिबिलिटी विल बी दिस वन. अदर पॉसिबिलिटी विल बी x यहाँ पे डाल दो, y एंड y यहाँ पर हो जाएंगे. थर्ड पॉसिबिलिटी विल बी x को यहाँ पे डाल दो, y एंड y यहाँ पर आएंगे. तो केस 1 से मेरे पास में टोटल 3 केसेस का फॉर्मेशन हो चुका है. आई होप सो ये बात एकदम क्लियर है. क्या केस 2 के लिए सेम चीज अप्लाई करके मुझे नंबर ऑफ केसेस बता सकते हो केस 2 में कितने आ रहे हैं? केस 2 में कर दो. कुछ लोग कह रहे हैं 1 आ रहा है, कुछ कह रहे हैं 3 आ रहा है, ऐसा क्यों? शौर्य शर्मा, हमारे पास में 4th क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. ठीक है, उसके लिए तीन आ रहा है, टोटल 4 बनेंगे, मतलब 1 और आ रहा है. 1 भी नहीं आएगा केस 2 से. चलो जी देख लेते हैं. बड़े अतरंगी आंसर्स आ रहे हैं. चलो कोई नहीं, अतरंगी आंसर्स आ रहे हैं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं. हमारे पास में सिनेरियो केस 2 का यहां तक आकर अटका है कि भाई यहाँ पर x और y एक एक बार आ चुके हैं, z एक बार आना है. अब अगर z एक बार आना है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, z या तो इस पॉइंट पर आ जाए या फिर z इस पॉइंट पर आ जाए. ठीक है, अब अगर z एक बार एक पॉइंट पे आता है तो दूसरे पॉइंट में x y z में से कुछ भी आ सकता था. ठीक है, तो यहीं से 2 केसेस बना लेते हैं. अननेसेसरी क्यों सोच में डूबना, डायरेक्टली दूसरा केस एक और जो बन सकता है उसको बना लेते हैं एंड फास्टली आगे वॉकिंग करा देते हैं कि भाई ये केस 3 रहा, बाकी की सारी चीजें सेम रहने देते हैं, जैसे हैं वैसे की वैसे रहने देते हैं. z के लिए 2 पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं, एक बार z को यहाँ पे डाल देते हैं, एक बार z को यहाँ पे डाल देते हैं. ठीक है, इतना बात समझ में आ गया जो z के लिए 2 पॉसिबिलिटीज बनाए. बात एकदम समझ में आया कि z को एक बार यार मैं g में भी डाल सकता था, एक बार i में भी डाल सकता था. ठीक है, वो बात की बात है दिशा, वो बाद में पता चलेगा पॉसिबल है कि नहीं है. ठीक है, हमने दोनों जगह पर एक एक बार डाल दिया. अब मेरे पास एक और सिनेरियो है, मुझे पता था z में 2 मेंबर हैं, 2 बार z आ चुका है, यहाँ पर भी 2 बार आ गया z, यहाँ पर भी 2 बार आ गया. अब z का कोई कहानी नहीं बचा है. अब बचता है कहानी सिर्फ और सिर्फ x और y का, एसोसिएट मेंबर के लिए भी और प्राइमरी मेंबर के लिए भी. मतलब इस जगह पर x और y में से कोई एक आना होगा, यहाँ पर भी x और y में से ही कोई एक आना होगा. इतना बात भी क्लियर है जी? यहाँ पर x और y में से कोई एक आएगा, यहाँ पर भी x और y में से ही कोई एक आएगा. इतना बात क्लियर है? बोलिए जी. क्लियर है? आई में वो ठीक है, वो आऊंगा उस पॉइंट पे आऊंगा. इतना क्लियर है कि z यहाँ पर नहीं होगा या z यहाँ पर नहीं होगा, इतना तो क्लियर है ना? बस ठीक है, उतना ही चाहिए मुझे. ठीक है, अब मुझे एक और पॉइंट पता है कि भाई अपने पास में जो i है वो y को बिलोंग नहीं करता. तो अगर i y को बिलोंग नहीं करता तो इट हैज टू बी x ओनली, एंड यहाँ पर अपने पास में x और y में से कोई एक आना होगा. ठीक है, अब मैं केस 2 की बात करूं, मैं थोड़ा सा ध्यान से फोकस करने का अगर ट्राई कर रहा हूं. मुझे ये पता था कि a एंड g आर नॉट टुगेदर, a एंड g सेम कमेटी का पार्ट नहीं है. अब g अगर z को बिलोंग कर रहा है, अगर g z को बिलोंग कर रहा है तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट a बिलोंग करेगा या तो x को या फिर y को. x को या y को z दोबारा आना नहीं था और वो कह रहा है a एंड g दोनों अलग अलग हैं, तो वो उससे भी मुझे क्लियर हो गया कि वो नहीं आएगा. ठीक है, अब अगर मैं x देखूं कितने हो चुके हैं, 2 बार x आ चुका ऑलरेडी, मतलब 3 बार मुझे x और चाहिए. ठीक है, अब मुझे अगर 3 बार और x चाहिए
तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट बी डी एफ में से तीनों बार एक्स 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 नहीं आ सकता, मतलब एक्स 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 अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट वाई यहां पर आना ही होगा। क्या ये सिनेरियो पॉसिबल है? क्या ये सिनेरियो पॉसिबल है? समझ में आ रहा है कि यार ये सिनेरियो तो नहीं पॉसिबल कि बी डी एफ तीनों में एक्स 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 आ जाए। तो अगर मैं ए में वाई डाल रहा हूं, हमारे पास देखने का नजरिया क्या है कि अगर मैंने ए में वाई डाला, जेड तो आ नहीं सकता, अगर मैंने वाई डाला, एक बार वाई आया, दो बार वाई आया, तीन बार वाई आया, मतलब यहां पर एक्स, यहां पर एक्स और यहां पर एक्स आना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इससे मुझे क्या पता चला कि ए में मुझे एक्स का डालना मैंडेटरी है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे ए में एक्स डालना ही पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर है कि यहां पर एक्स ही आएगा? क्या इतना बात क्लियर है कि यहां पर x ही आना होगा? दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, अगर यहां पर x आ रहा है, अब इसके बाद में सिनेरियो क्या बन रहा है, क्या क्या बन रहा है सिनेरियो कि भाई एक बार x आ गया, दो बार आ गया, तीन बार आ गया, मतलब दो बार अब x आना है, दो बार x आना है और एक बार y आना है। ठीक है, अब मैं BDF की बात करूं, क्या सिनेरियो बनेगा कि भाई एक बार y आया, दो बार अपने पास में x आ गया, फिर एक बार y आया, देन दो बार अपने पास में x आ गया, देन तीन बार y आया, देन दो बार अपने पास x आ गया। तो क्या इसमें से तीनों में से किसी भी केस में प्रॉब्लम है? केस टू में, केस टू के तीन केसेस और बन गए, केस वन से दो केस, तीन केसेस बने, केस टू से भी हमारे पास तीन वेज बन गए। बात समझ में आया नहीं आया? दोबारा करें? चलो एक बार और देख लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए। हमने क्या बोला कि भाई अपने पास में अगर मैं ए की बात करूं, ए के सिनेरियो में एक बचा, दो बचा, तीन बचा, चार बचा, चार में आना कौन कौन है? तीन बार एक्स आना है, एक बार वाई आना है, तीन बार एक्स आना है, एक बार वाई आना है। अब ए के केस में ए की इस जगह पर जेड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? जेड एक बार और दो बार आ गया, जेड का दो ही बार आना था, आ चुका है, मतलब ए में या तो आना है एक्स या फिर आना है वाई। अगर मैंने वाई यहां पे डाला तो वाई एक बार, दो बार, तीन बार आ गया, जेड एक बार, दो बार आ गया, मतलब यहां पर एक्स, यहां पर एक्स, यहां पर एक्स आना होगा। लास्ट पॉइंट कह रहा है नो मोर देन टू आउट ऑफ BDF कैन वर्क इन द सेम कमेटी। तो दो से ज्यादा लोग सेम कमेटी का पार्ट नहीं होंगे। यहां पर बी, डी एंड एफ तीनों के तीनों एक्स को बिलोंग कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई मैंने बोला ए जो है वो वाई का पार्ट नहीं होगा, इट हैज टू बी फ्रॉम एक्स। अगर ए एक्स का पार्ट हुआ तो एक्स मुझे अब दो और चाहिए, वाई मुझे एक और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई दो मेंबर मुझे एक्स से चाहिए, एक मेंबर मुझे वाई से चाहिए, तो देयर विल बी थ्री केसेस अगेन। अब अगर मैं केस थ्री की बात करूं, केस थ्री में क्या हो रहा है? केस टू तक पहले बता दो, क्लियर है जी? केस टू तक कोई परेशानी नहीं, केस टू तक कोई परेशानी नहीं, क्लियर है? अच्छा, अब मुझे केस थ्री से भी आप ही बता दो कितने केसेस बन रहे हैं केस थ्री से? केस थ्री से कितने केसेस बन रहे हैं? अगेन थ्री केसेस। कुछ लोग कह रहे हैं जीरो, कुछ कह रहे हैं तीन, कुछ कह रहे हैं तीन, कुछ कह रहे हैं जीरो। क्या सिनेरियो है जी? C इक्वल टू जे है तो वो पॉइंट यूज नहीं किया बेटा, C इक्वल टू जे वाला पॉइंट जो है वो ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही यूज हो चुका है। ये C इक्वल टू जे वाला पॉइंट ऑलरेडी यूज हो चुका है, C इक्वल टू जे वाला पॉइंट ऑलरेडी यूज हो चुका है, C इक्वल टू जे वाला पॉइंट ऑलरेडी यूज हो चुका है। ठीक है, वो बचा ही नहीं था पॉइंट। ठीक, थर्ड पॉइंट से प्रोसीड करते तो बेटा थर्ड पॉइंट में निगेशन में डेटा है ना, हमें कोई बेनिफिट थोड़ी मिल रहा है। ए नॉट इक्वल टू जी में एक्स वाई, एक्स जेड वाई जेड तीन पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, क्या फायदा है? ठीक है, तीन भी क्यों, ज्यादा ही बन जाएगी कि भाई अगर ए में एक्स हुआ तो जी में वाई और जेड कुछ भी हो सकता है, ए में अगर वाई हुआ तो यहाँ पर एक्स और जेड कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पर जेड हुआ ए में तो यहाँ पर एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। छह पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, तो उतना कौन चेक करने बैठेगा ना, इसीलिए थर्ड पॉइंट का उतना वैल्यू हमने नहीं डाला, फोर्थ पॉइंट को ज्यादा वैल्यू दिया कि अपने पास में केसेस लिमिटेड बन रहे हैं, फटाफट से प्रोसीड कर सकते हैं। छह की जगह पर दो केसेस बनाना इजी है ना, तो हमने दो बनाया, उससे काम चल गया। ठीक है, चलो जी अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास में जो सिनेरियो चल रहा था कि यार ए नॉट इक्वल टू जी है, वाई एक बार हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट पर इंस्टेड ऑफ एक्स वाई डालता हूं, क्यों वाई को क्यों डाल के चेक कर रहा हूं? क्योंकि वाई मेरे पास में लिमिटेड है, सिर्फ तीन बार वाई आना है और पांच बार एक्स चाहिए मुझे। अगर मैंने एक्स नीचे एक ही बार रखा, अगर सिर्फ एक ही बार एक्स आया, तो एक दो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, सब जगह पर एक्स को लाना पड़ेगा, सब जगह पर एक्स को लाना पड़ेगा। क्या ये सिनेरियो पॉसिबल है? क्या ये सिनेरियो पॉसिबल? नहीं, मुझे पता है यार ऑलरेडी, अगर नीचे एक ही बार एक्स आया तो ऊपर तो तोड़फोड़ कर देगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, मैं नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला भाई, नीचे जो है ना मैं वाई को नहीं ला सकता, मुझे एक्स लाना पड़ेगा, सो दैट कम से कम दो बार तो एक्स यूज हो जाए। ठीक है, कम से कम दो बार तो एक्स यूज हो जाए। अब अगर एक्स यहाँ पर आया, मुझे पता है ए नॉट इक्वल टू जी, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कि यार अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर जेड तो आना नहीं है, एक्स दोबारा नहीं आ पाएगा, इट हैज टू बी वाई ओनली। तो एक बार वाई हुआ, दो बार वाई हुआ, तीन बार वाई हो गया, फिर से वाई का कोटा पूरा है, जेड का कोटा ऑलरेडी पूरा है, तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स बना। क्या ये सिनेरियो पॉसिबल होगा? क्या ये सिनेरियो पॉसिबल? नहीं, मतलब केस थ्री हो जाएगा एलिमिनेट।
एंड केस 1 एंड 2 से 3 केसेस आ गए, टोटल केसेस अपने पास में बन गए 6 केसेस। अब जो क्वेश्चन 1 मांग रहा है, क्वेश्चन 2 मांग रहा है, क्वेश्चन 3 मांग रहा है, उनके आप आंसर्स दे सकते हो। पहले क्वेश्चन 1 का आंसर बता दो, केस 3 रिपीट कर दें, केस 3 दोबारा देख लो। बेटा केस 3 में सिनेरियो क्या बना है वो ध्यान से समझो। अगर मैं एसोसिएट मेंबर में सिर्फ एक बार एक्स रख रहा हूं, मतलब मैंने यहाँ पर वाई रख दिया, एक बार वाई ये रहा, एक बार वाई ये रहा, एक बार वाई ये रहा, जेड एक बार ये रहा, 2 बार ये रहा, खत्म हो गया, वाई का कोटा भी जेड का भी, एक्स बचा। एक्स तो तबाही मचा देगा, हर जगह पर एक्स 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 हो जाएगा। तो भाई अगर एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है, बार 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 आ रहा है, तो बी में भी एक्स, डी में भी एक्स, वाई एफ में भी एक्स। नहीं पॉसिबल, तीनों जगह पर एक्स नहीं आ सकता, 2 में ही आ सकता था मैक्सिमम। तो हमें पता चला इसमें प्रॉब्लम है। हमने बोला नहीं जी, यहाँ पर वाई नहीं डालते, यहाँ पर एक्स डालते हैं। एक्स 2 बार आया है, वाई अभी तक 2 बार आ चुका है। मेरे पास एक पॉइंट था ए नॉट इक्वल टू जी का, मैंने बोला यहाँ पर एक्स है तो इस पॉइंट पर वाई होना पड़ेगा, जेड हो नहीं सकता। मतलब वाई 3 बार आ गया, मतलब फिर से अब यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स। तो 3 बार अगर एक्स 3 जगह पर आ गया बीडीएफ में, विच इज नॉट पॉसिबल, तो मेरे लिए ये वाला केस हो जाता है एलिमिनेट। ठीक है, अब अपने पास केस 1 एंड 2 ही बचा है जिसके थ्रू हमें आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पार्ट ऑफ कमेटी एक्स एक्सेप्ट। तो अगर मैं जी की बात करूं, जी दोनों बार कभी भी एक्स का पार्ट नहीं बन पा रहा, ठीक है, कभी भी नहीं बन पा रहा, तो मेरा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एंड जी बिलोंग टू द सेम कमेटी। अगर एफ एंड जी बिलोंग टू द सेम कमेटी की बात कर रहा है तो केस 1 फॉलो होगा या केस 2? केस 1 फॉलो होगा या केस 2? केस 1 बेटा, अगर मैं जेड यहाँ पर है, दोबारा से जेड रख सकता हूँ क्या? एफ एंड जी दोनों को सेम कमेटी का पार्ट बनाना है, तो दोबारा से यहाँ पर जेड आ जाएगा? नहीं आएगा। केस 1 को फॉलो अप करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर मुझे वाई चाहिए। अगर यहाँ पर मुझे वाई चाहिए, मतलब इस पॉइंट पर एक्स और वाई में से कोई एक होगा, यहाँ पर एक्स और वाई में से कोई दूसरा होगा। ठीक है, वाई नॉट बी इन फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी जी हर्षराज, हर बारी के लिए ध्यान में रखना। पहले क्वेश्चन में कह रहा है जी सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं आंसर दिया जी? बेटा सेकंड ऑप्शन एक्स का पार्ट ये दिख तो रहा है क्लियर क्लियर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पार्ट ऑफ कमेटी एक्स एक्सेप्ट, बन तो रहा है एक्स। सी जो है वो एक्स का पार्ट बन तो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? बी की बात करूं, एक बार एक्स आना था, यहाँ पर आ जाए, क्या प्रॉब्लम है? ए की बात करूं, ए में ऑलरेडी एक्स आ ही रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो एक ही तो ऑप्शन है ना जहां पर एक्स नहीं आ सकता, दो ही केसेस में दिख रहा है, दोनों केसेस में एक्स नहीं आ पा रहा, तो ऑटोमेटिकली वो मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन यार नहीं आने चाहिए, आप उस स्टेज में नहीं हो अब कि आप ऐसे वाले क्वेश्चन जो है वो एकदम से पूछ दो। दिव्या पॉइंट नहीं बनता, ये गलत बात है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एंड जी बिलोंग टू, नहीं यश, यही नहीं, ये 5 3 2 दोबारा समझाने के लिए नहीं है, ये दिन गए, वो दिन जा चुके हैं। ठीक है, वो दिन जा चुके हैं। देखो एक एज होता है, हर चीज का एक एज होता है। अब आप सोचो कि यार मैं 70 की एज में जाकर मजदूरी कर लूं, नहीं पॉसिबल है। वो पॉसिबल है कि यार 20 25 साल की उम्र में कर लिया, भैया हड्डियां एकदम जवान है, बढ़िया काम करोगे, जोर लगा लोगे, सॉल्विंग हो जाएगा। अब मैं 70 की एज में जाकर बोलूं कि भैया मैं एकदम से सीख लूं, नहीं होगा। वही बात यहाँ पर है कि भाई ये सिलेक्शंस क्लास 1 2 में जो सीखने वाली चीजें थी, आप सोचो यार क्लास 4 में सीख लूं, नहीं नहीं, वो टाइम टाइम चला गया वो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, एक जन्म और लेना पड़ेगा क्लास 1 के लिए, उस क्लास 1 पे जाइए और करिए। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था इफ एफ एंड जी बिलोंग टू द सेम कमिटी। तो मैंने बोला यार जेड जेड यहाँ पर नहीं हो सकता, 3 बार जेड आ जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल, हमें यहाँ पर वाई डालना पड़ेगा सो दैट वाई एंड वाई दोनों सेम कमेटी को बिलोंग कर जाएं। अब कह रहा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेटली इन अ कमेटी टुगेदर, डेफिनेटली 100% जो होना ही चाहिए। तो मुझे यहाँ पर दिख ही रहा है ए एंड सी जो है वो एक साथ एक ही कमेटी का पार्ट है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा स्ट्रेट अवे आंसर बन जाएगा, कोई दो राय इसमें है ही नहीं। ए एंड सी मुझे दिख ही रहा है, ये भी एक्स को बिलोंग कर रहा है, ये भी एक्स को बिलोंग कर रहा है, कहानी ओवर हो गया। ठीक है, किया जा सकता था ऋतिक, वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आपका क्वेश्चन 3 का लैंग्वेज अगर आप यूज करते तो क्वेश्चन 2 भी शायद आपसे सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलो जी। अक्षय नहीं, हर हर पजल नहीं होगा ना, बात तो ये है। जे में जेड क्यों नहीं होगा? ठीक है, जल्दी पूछ लिया थोड़ा, मनसुख बेटा थोड़ा जल्दी पूछ लिया। हम्म, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ जी बिलोंग्स टू कमेटी वाई, मतलब फिर से केस 1 को फॉलो अप करना होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कमेटी एक्स, सामने नजर में आ जाएगा, मतलब केस 1 को फॉलो करना है। तो कह रहा है एच सी जे, एच सी जे एच सी जे एच सी जे सब जगह पर कॉमन है। कह रहा है कौन ऐसा है जो कमेटी एक्स का पार्ट नहीं हो सकता? बता दो भाई क्या आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? एस सी जे बी डी, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखो वो कह रहा है एक्स का पार्ट जो है वो कौन नहीं हो सकता, एक्स एक ही बार आना है, एक्स एक ही बार आना है। वो कह रहा है यहाँ पर भी एक्स आ जाए, यहाँ पर भी एक्स आ जाए, बी में भी एक्स आ जाए, डी में भी एक्स आ जाए, और यहाँ पर वाई आ जाएगा। ठीक है, मुझे एक बार एक्स लाना था, 2 बार नहीं।
तो 1 बार x, 2 बार x, 3 बार x, 4 बार x, 5 बार x, 6 बार x, नॉट पॉसिबल। तो मेरा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कि यार ये वाला कभी भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 1 सेटिस्फाई कर जाएगा, ऑप्शन 3 कर जाएगा, ऑप्शन 4 कर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है अंजनी, स्टेप बाय स्टेप बन ही जाता है वो एंड में आकर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कौन सा नहीं, वेदिश कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। दूसरे मेथड से होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ जाता है, कम हो जाता है मेथड चेंज होने से, सॉल्विंग तो होगा ही होगा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आना है बेटा। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ लो पहले क्या कहना चाहता है वो। कह रहा है इफ जी बिलोंग्स टू कमेटी वाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कमेटी एक्स। कह रहा है चार ऑप्शंस हैं, चार में से तीन ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि कमेटी एक्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। चार में से तीन ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि कमेटी एक्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि नहीं कर सकता? दिखा देते हैं भाई पूरा बनाकर। हमारे पास पहला ऑप्शन कह रहा है HCJAB, HCJAB, ठीक है। ये कह रहा है कि यार ये सब एक्स को बिलोंग कर जाए, HCJAB, ठीक। एक बार एक्स आना था, आ गया, अब यहाँ पर वाई आया, यहाँ पर वाई आया, सेटिस्फाई कर रहा है? यस, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। कमेटी एक्स को बिलोंग कर सकता है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखा, HCJ देन कह रहा है A and D, मतलब यहाँ पर एक्स आ जाए। अब यहाँ पर अगर एक्स आएगा तो यहाँ पर वाई और यहाँ पर वाई आना पड़ेगा, ठीक है। ये भी पॉसिबल है क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर एक ही बार एक्स आना, 2 बार वाई आना है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। देन उसके बाद और आगे बढ़ा, लास्ट ऑप्शन कह रहा है HCJAF, यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ पर वाई आएगा, यहाँ पर वाई आएगा, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन में प्रॉब्लम कहाँ पर है? जब मेरे पास ये ऑप्शन है BD के लिए, ये कह रहा है B और D दोनों में एक्स एक्स होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास में HCJBD, HCJA, HCJ, ये रहा H, ये रहा C और ये रहा J, और ये कह रहा है B और D में एक्स हो। मुझे पता है यार A में भी तो एक्स आना है, तो अगर A ऑप्शन में ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो मेरा आंसर बन जाएगा ना, क्योंकि A तो डेफिनेटली एक्स को बिलोंग कर ही रहा था, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। ये आंसर बना क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया जी, क्लियर है? केस बनाने में टाइम और थोड़ा लगेगा यार, क्वेश्चन काफी अच्छा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट पजल है ये। तो थोड़ा टाइम तो देखो लगते लगेगा, डिफिकल्ट भी लगेगा इसको, ठीक है बेटा। सिलेक्शन का प्रोसेस लगाना वहां, सिलेक्शन में टिक मार्क का प्रोसेस लगाना वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां पर मुझे कुछ लोग सिलेक्ट करने हैं। मैं पहली क्लास से ये चीज बोलता आया हूं कि जब मुझे 10 में से 4, 5, 6, 7 सिलेक्ट करना है तो मैं टिक लगाऊंगा। अगर 10 में से 10 के 10 सिलेक्ट होने हैं तो टिक का क्या रोल रह गया? बात समझो ना। मेरे पास कोई कंडीशन भी ना होनी चाहिए कि जहां पर मैं टिक मार्क यूज करने का ट्राई करूं, कंडीशन ही नहीं है वैसी, मैं अननेसेसरी बस थोपने का ट्राई कर रहा हूँ टिक मार्क को, तो गड़बड़ है ना फिर। केसेस बनेंगे टिक मार्क में, बुरी तरह से उलझ जाओगे, क्या पॉइंट बनता है? हमें यही पजल थोड़ी आना है पेपर में, कुछ और आएगा। तो वही अप्रोच सीखो ना जो हर जगह पर अप्लाई आएगा। ऑब्वियस बात है वैष्णवी, ये क्वेश्चन क्यों है? मतलब क्वेश्चन आने का कोई पॉइंट ही नहीं है। जब 10 लोग हैं, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है ना। सिलेक्शन कहाँ हुआ? ऑलरेडी सिलेक्टेड है सारे के सारे लोग। कर सकते थे, क्वेश्चन की हेल्प से किया जा सकता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आपको पूरा का पूरा अप्रोच आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में यही वाला अप्रोच आपको यूज कर देना। अगर क्वेश्चन का कुछ हेल्प आ रहा है तो उसको जरूर जरूर यूज करो, अगर वो नहीं आ रहा है तो अपना नॉर्मल सॉल्विंग के थ्रू टेबल आपको बनाना आना चाहिए। केसेस बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको हर बार बनाना आता हो, ठीक है, यश क्लास के बाद रिकॉर्डिंग से, ठीक है। चलो जी, अब हमारे पास में नेक्स्ट पजल है, पजल 13। ये भी वैसा ही पजल है, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में भी। जो भी लास्ट पजल में सीखा है वो सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई कर देना, मजा आएगा। अगेन 9 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम है, कम टाइम नहीं दे रहा कहीं किसी भी हालत में। तो इसको ध्यान से सॉल्विंग करो और कोशिश करो कि आपसे खुद से बन जाए, आपको भी मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। करिए सॉल्विंग, म्यूट कर दे रहा हूँ। कर सकते थे शिवम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 3 की हेल्प से डायरेक्टली एलिमिनेशन किया जा सकता था। और आज की क्लास में जो जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, उनको क्लास के बाद में एक बार तो इमीडिएटली आजकल में दोबारा सॉल्व करना,
एक बार 2 to 3 वीक्स के बाद सारे क्वेश्चंस को आज की क्लास के। श्रेया आराम से हो जाएगा।
सॉल्विंग हुआ 70-80% भी हो गया और लग रहा हो कि यार हाँ सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उतना भी ठीक है। पूरा नहीं भी सॉल्व होगा तब भी चलेगा, बट एक एटलीस्ट डायरेक्शन मिल गया हो कि यार हाँ उस रास्ते पे हैं, कि थोड़ा टाइम और मिल जाएगा तो सॉल्विंग कर लेंगे। वो भी खुशी की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले पजल्स में तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे, फिर भी ठीक है। ये तो काफी सारे स्टूडेंट्स पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो बढ़िया बात है, कुछ तो सॉल्विंग होना स्टार्ट हुआ। ये भी सेम लेवल का पजल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट ऐसे हैं कि ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझ के सॉल्विंग करना होगा। कह रहा है ABCDEFGHIJK are 11 friends who went to a multiplex. PQR are three movies being shown in the multiplex. The 11 friends divided themselves in three groups and each group watched a different movie. ठीक है, हर एक ग्रुप ने अलग मूवी जो है वॉच किया। मतलब अगर ABC एक ग्रुप का पार्ट होते तो वो या तो P मूवी देखेंगे या Q देखेंगे या R देखेंगे। एक ग्रुप एक ही मूवी देखता है, और अगर एक ग्रुप एक मूवी देख रहा है तो कोई दूसरा ग्रुप सेम मूवी नहीं देखेगा। ठीक है, none of the friends was alone in a group, एक पर्सन नहीं है। The group which had fewer number of people than any other group watched movie R. कह रहा है the group that had fewer number of people than any other group, fewer number मतलब R का साइज है मिनिमम। ठीक है, और R का जो ग्रुप है वो सबसे छोटा है। इट ऑटोमेटिकली मींस दैट बाकी के जो दोनों ग्रुप होंगे, मतलब P एंड Q जो भी होगा, उसका साइज जो होगा वो ग्रेटर देन होगा R से। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू पॉसिबल है? क्या ग्रेटर देन इक्वल टू पॉसिबल है? नहीं, इक्वल टू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? गिवन है द ग्रुप विच हैड फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल देन एनी अदर ग्रुप वॉच मूवी आर। कह रहा आर में बाकी सब ग्रुप से कम लोग हैं, तो अगर आर में सबसे कम लोग हैं तो मतलब पी क्यू का जो वैल्यू होगा दैट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन दैट ऑफ आर, इक्वल नहीं हो सकता आर के। ठीक है, चलो जी आगे मूव करते हैं। देन कह रहा है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नोन। अब फिर से तीन लोग हैं पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में पी बड़ा है या क्यू बड़ा है अभी वो पता नहीं है। तीन लोग हैं, मे बी पी एंड क्यू इक्वल हो जाएं तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। 11 लोगों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रोक देते हैं। हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यार टीम के अंदर लोग डालना है या लोगों के अंदर टीम जो है वो असाइन करना है। हमें पता है लोगों के अंदर टीम को असाइन करना है, तो हम लोग वही अपना मेथड जो अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं उसको यूज कर देते हैं। ABCDEFGHIJ, ये वन ऑफ द बेस्ट पजल्स हैं, ध्यान रखना। मॉक में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो अपना प्रोसेस इस तरीके से डेवलप कर लो कि भाई उस टाइम पे हमें अटकना ना पड़े, उस टाइम तक हम सब कुछ सीख चुके हो अच्छे से। चलो जी, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है जी एच वॉच आइदर मूवी। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, आप में से कुछ लोग जो है वो स्कैटर्ड मेथड को भी यूज कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए। दैट इज फाइन, कि जिस तरह से मैं पॉइंट्स पढ़ता जा रहा हूँ उस तरीके से मैं उनको नोट डाउन करता जा रहा हूँ, वो किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दो ही कॉलम्स हैं। उन दो कॉलम्स को कैसे भी बनाना चाहो बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो जी। कह रहा है एच वॉच्ड आइदर मूवी क्यू और आर। एच वॉच्ड आइदर मूवी क्यू और आर। ठीक है, कह रहा है के एंड डी वॉच्ड मूवीज क्यू एंड पी। के एंड डी वॉच्ड मूवीज क्यू एंड पी। क्यू एंड पी, ठीक है, नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि अगर डी ने क्यू किया तो के जो है वो पी करेगा, एंड अगर डी ने पी किया तो के जो है वो क्यू करेगा। ये सिनेरियो बनने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना कोई सिंबल सिंबल बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, यहाँ पर भी टिक लगा दिया कि दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और क्या हो सकता है, थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, बट ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं। बट इससे बेटर क्या है, टिक लगा लो, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालो, या अंडरलाइन कर दो कि दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, या स्टार बना दिया, अपने ऊपर है। मतलब जैसे भी आप उनको कॉमन दिखाना चाहो आपके ऊपर है, कैसा भी रखना चाहो रख सकते हो। हमने अभी के लिए टिक लगा दिया कि दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड। बेटा लाइट गया है, थोड़ा सा रुकना, आधा मिनट, ऑन कर रहा हूँ।
आ गए वापस? चलो जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपना, कहाँ से थे हम? चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट पे थे हम। कह रहा के एंड डी वॉच मूवीज क्यू एंड पी, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। तो हमने के एंड डी के लिए क्या डाला था कि यार इस पॉइंट पर पी और क्यू में से कोई एक होगा, यहाँ पर पी और क्यू में से कोई दूसरा होगा, और हमने टिक लगा लिया था कि दोनों में कोई कनेक्शन है, तो टिक के थ्रू हमें वो कनेक्शन समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है एच एंड जी वॉच्ड डिफरेंट मूवीज। एच एंड जी वॉच्ड डिफरेंट मूवीज, तो या तो लिख लो एच नॉट इक्वल टू जे, या फिर ऐसा कनेक्शन बना दो दोनों एक साथ ही हैं। तो इसके इधर ऐसे लिख दिया कि यार क्रॉस क्रॉस, कि दोनों जो है वो सेम को बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कह रहा नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच्ड मूवी क्यू वॉज मोर देन दोज हु वॉच्ड मूवीज वॉच मूवी पी। तो मुझे पी एंड क्यू का भी रिलेशनशिप पता चल गया कि भाई जो मैं लिख रहा था ना, पी क्यू ग्रेटर देन दैट ऑफ आर। अब सिनेरियो क्या गिवन है कि Q इज ग्रेटर देन दैट ऑफ P विच इज इवेंचुअली ग्रेटर देन दैट ऑफ R। क्या इतना बातें समझ में आ चुकी हैं जी? इतनी बात समझ में आ चुकी है। आ रहा हूँ, रुक जाओ। चलो जी दोबारा देखते हैं। लाइट जाती है तो रुक जाता है, आती है तो रुक जाता है, परेशानी बहुत हो रही। चलो देखते हैं, ये तो लिखा रहने देते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं वापस। अपने पास कह रहा है के एंड डी वॉच्ड मूवीज क्यू एंड पी। तो यहाँ पर पी और क्यू में से कोई एक आना था, यहाँ पर पी और क्यू में से कोई एक आना था, दोनों पे हमने टिक लगा दिया कि कॉमन है जी, दोनों में कनेक्शन है। अगला पॉइंट बोला एच एंड जी वॉच डिफरेंट मूवीज, तो हमने यहाँ पर इन दोनों का कनेक्शन बना दिया, क्रॉस लिख दिया कि जो भी एच में आएगा वो जी में नहीं आएगा, या अलग से लिख सकते हो एच नॉट इक्वल टू जी, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे कर सकते हो। अगला पॉइंट कहता है नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच्ड मूवी क्यू वाज मोर देन दोज हु वॉच्ड मूवी पी। तो पी एंड क्यू में कनेक्शन मिल गया कि क्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पी होगा। एंड आर के लिए मुझे ऑलरेडी गिवन था द ग्रुप विच हैड फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल देन एनी अदर ग्रुप वॉच्ड मूवी आर। आर का सबसे छोटा ही था भाई, अगर आर सबसे छोटा है तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट क्यू ग्रेटर देन दैट ऑफ पी ग्रेटर देन दैट ऑफ आर। ये मेरे पास में कनेक्शन जो है वो बन चुका है। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, अगर इतना समझ में आ चुका है तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट अगर मैं क्यू पी आर के लिए कनेक्शंस बनाने का ट्राई करूं कि भाई कनेक्शन बनेगा क्या, टोटल 11 मेंबर्स को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो अगर मैं आर में 3 मेंबर्स दे देता हूं, अगर 3 मेंबर आर में डाल देता हूं, तो कम से कम 4 यहाँ पे डालना पड़ेगा, 5 यहाँ पे डालना पड़ेगा, 5 + 4 9 + 3 12। तो 12 मेंबर तो है ही नहीं अरेंज करने के लिए, 11 मेंबर्स ही हैं। तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट आर के लिए 3 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, आर में मैक्सिमम 2 ही डाल सकते हैं। क्या आर में एक डाल पाएंगे? क्या आर में एक वैल्यू डाल पाएंगे? ये लिखा है नन ऑफ द फ्रेंड्स वाज अलोन इन अ ग्रुप, कोई भी अलोन नहीं था, तो 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, सिनेरियो पहले से पता था। देन हमें पता है यहाँ पर 2 होगा कम से कम, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कम से कम 3 होना चाहिए, 2 + 3 5।
अगर 5 हो चुका है, 11 बनाना है, मतलब 6 यहाँ पर आएगा। और क्या पॉसिबल है, 2 यहाँ पर 4 डाल दूं, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 डाला, यहाँ पर 5 डाला, तो यहाँ पर 4 रह जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो मेरे पास में 2 सिनेरियो बन रहे हैं, या तो बनेगा 6-3-2 QPR के लिए, या बनेगा 5-4-2 QPR के लिए। यहां तक का गेम क्लियर है जी। 2 सिनेरियो बन रहा है, कौन सा फाइनल बनेगा वो भी पता नहीं है, वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जब आगे बढ़ेंगे बाकी कंडीशंस को यूज कर देंगे। ठीक, चलो जी। 4-4-3 क्यों नहीं, शुभ बेटा, शाबाश। पीयूष जैन आपको भी बहुत बहुत बढ़िया बेटा। आंखें हैं, टिच बटन है। पंजाब में चलता है कि भाई जो ढंग से देखता नहीं है उसको बोलते हैं टिच बटन। टिच बटन समझते हो क्या रहता है? जो वो बटन रहते हैं ना कि भाई एक के बटन ऊपर रखते हैं, बटन लग जाता है। तो बेटा आंखों का थोड़ा इस्तेमाल करें, भगवान ने दी है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया दी है। हाँ, ये लिख रखा ऊपर Q ग्रेटर देन दैट ऑफ P ग्रेटर देन दैट ऑफ R। पता नहीं क्या बेशर्मी है। एक तो मतलब ऐसा है कि गंदा डाउट है मन में, और ऊपर से बेशर्मी भी इतना है कि लिख देते हैं। यार सामने लिखी हुई चीज है, क्या बंदे हो यार। एक तो लाइट परेशान, एक तुम लोग परेशान करो। चलो आगे मूव करते हैं। कह रहा है जी ई एंड एफ वर इन डिफरेंट ग्रुप्स। अगर ई एंड एफ की बात करें यार, इन दोनों के लिए भी लिख सकते हैं कि यार ये दोनों के दोनों भी अलग अलग ग्रुप्स का पार्ट है। यहाँ पर भी क्रॉस एंड क्रॉस लिख दिया, दोनों अलग अलग ग्रुप का पार्ट है। अदरवाइज अलग से भी ऐसा भी लिख सकते हो कि ई नॉट इक्वल टू एफ, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपके कंफर्ट के ऊपर है। अगला पॉइंट कह रहा है जी नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच्ड। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से फोकस करना है इस पे। कह रहा नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच्ड द सेम मूवी एज डी was less than the number of friends who watched the same movie as G। मतलब D जिस भी ग्रुप का पार्ट है, D जिस भी ग्रुप का पार्ट है, मे बी D जो बिलोंग करे P ग्रुप को, मे बी Q को, मे बी R को, हमें नहीं पता। कह रहा D जिस भी ग्रुप का पार्ट है उसका जो साइज होगा was less than the number of friends who watched the same movie as D। मतलब D के ग्रुप का जो साइज होगा that will be less than that of G के ग्रुप के साइज से। दोबारा से समझो। कह रहा नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच्ड द सेम मूवी एज डी। जो डी वाली मूवी देख रहे हैं, मतलब डी का ग्रुप होगा। डी का ग्रुप जो भी, मे बी वो पी को बिलोंग करे। पी में कितने लोग हैं, मे बी 3 है, मे बी 4 है। जितने भी लोग होंगे पी में, वो सारे के सारे सेम मूवी देख रहे होंगे। तो कह रहा डी जिस भी ग्रुप का पार्ट है, वो जो मूवी देख रहे हैं उस ग्रुप का जो साइज होगा दैट विल बी लेस देन द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच द मूवी एज जी। तो जो जी वाला ग्रुप है, जिस डी में जी है, जो एक 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 मूवी देख रहे हैं, उस ग्रुप के साइज से छोटा होगा एज कम्पेयर टू डी का ग्रुप का साइज। अदरवाइज इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि भाई जी का जो ग्रुप साइज होगा दैट विल बी मोर देन दैट ऑफ डी का ग्रुप साइज, या हायर देन दैट ऑफ डी का ग्रुप साइज। इतना बात क्या क्लियर है? बता दो जी कि जी का ग्रुप का जो साइज होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डी के ग्रुप के। इतना बात क्लियर है? अब इसी पॉइंट से एक और चीज समझ में आ जाएगा। अगर गिवन है डी जो है वो क्यू को बिलोंग कर रहा है, क्या कभी भी डी क्यू को बिलोंग कर पाएगा? क्या कभी भी डी जो है वो क्यू को बिलोंग कर पाएगा? देखो क्यू कौन है टीम, क्यू की टीम कौन सी है? जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। क्यू का टीम जो है वो वाला है जो जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो भाई अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स डी के पास है, और ये कह रहा है जी का जो टीम होगा वो बड़ा है एज कम्पेयर टू डी के टीम के, अगर डी क्यू को बिलोंग कर गया तो जी का ग्रुप किसको बिलोंग करेगा? किसको बिलोंग करेगा? किसको बिलोंग करेगा? किसको भाई? पी को बिलोंग करेगा। प्रॉब्लम आ जाएगा ना। मुझे क्या पता है कि क्यू का साइज इज मोर देन दैट ऑफ पी। मुझे पता है क्यू का साइज इज मोर देन दैट ऑफ पी, ये लिखा है ना, क्यू का साइज पी से बड़ा है। तो अगर डी का ग्रुप क्यू को बिलोंग कर जाएगा तो जी का ग्रुप किसी को बिलोंग नहीं कर पाएगा। तो ये तो ऑटोमेटिकली मींस दैट डी जो होगा वो पी को बिलोंग कराना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई है कि डी जो होगा वो क्यू का पार्ट नहीं हो सकता? ठीक है, क्लियर है या दोबारा बताएं? क्लियर है, दोबारा बताएं, एक बार फिर भी बता देते हैं। देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो ये पता चला नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच्ड मूवी क्यू वाज मोर देन दोज हु वॉच्ड मूवी पी। तो क्यू का साइज ग्रेटर देन दैट ऑफ पी हमें मिल गया, हमने वो फॉलो अप लिया, क्यू ग्रेटर देन दैट ऑफ पी ग्रेटर देन दैट ऑफ आर किया। धीरे धीरे आगे बढ़े, 6 पॉइंट पे पहुंचे। ये पॉइंट आकर बोला, इसको इरेज कर देते हैं। ये पॉइंट हमें आकर बोलता है जी नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच्ड द सेम मूवी एज डी। मतलब जो डी का ग्रुप है, जो डी का ग्रुप है was less than as the number of friends who watched the same movie as D। तो कह रहा है इसका जो साइज है वो छोटा है एज कंपेयर टू जो जी का ग्रुप है उससे। ठीक है, डी के ग्रुप का साइज जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू जी के ग्रुप के।
अब जी का ग्रुप का साइज अगर बड़ा है डी के ग्रुप से, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट डी जो होगा वो क्यू को बिलोंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर डी क्यू को बिलोंग किया तो क्यू का जो साइज होगा वो मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। हमें पता है क्यू ग्रेटर देन दैट ऑफ पी है, तो अगर क्यू ग्रेटर देन दैट ऑफ पी है तो जी के लिए कोई जगह नहीं बचेगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यू से बड़ा कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्यू से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मुझे इससे पता चला डी जो होगा या तो पी को बिलोंग करना है या क्यू को, तो वो क्यू को बिलोंग नहीं कर पाएगा, वो डेफिनेटली पी को ही बिलोंग करेगा। एंड अगर डी पी को बिलोंग कर रहा है तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट जी का ग्रुप कौन सी टीम को बिलोंग करेगा, जी का ग्रुप कौन सी टीम को, पी से बड़ा साइज कौन सा है, कौन सा, क्यू का, क्यू का ग्रुप बड़ा है, क्यू का ग्रुप बड़ा है, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट जी का क्यू यहां पर आना होगा। ये हमारे पास में फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब एक और पॉइंट, जी एंड एच का जो कनेक्शन था उसके थ्रू एच के बारे में पता चल रहा है। जी एंड एच का जो कनेक्शन था, जी एंड एच का जो कनेक्शन था, क्या उससे कुछ पता चल रहा है? भाई अपने पास में एच में क्या कह रहा था, एच एंड जी वॉच डिफरेंट मूवीज। तो अगर जी का क्यू है तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट एच जो होगा वो क्यू में नहीं होगा, वो आर में होना होगा, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अपने पास में के एंड डी वॉच्ड मूवी क्यू एंड पी। अगर के एंड डी की बात हो रही है तो हमें यहाँ पर अगर पी मिल गया तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट के में क्या होगा, डी आर में नहीं हो सकता। भाई साहब अपने पास में जब हमने पॉइंट रीड करना स्टार्ट किया था तो अपने पास में सिनेरियो क्या गिवन था, नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच द सेम मूवी एज डी वाज लेस देन द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच द सेम मूवी एज डी, ठीक है। अभी के लिए अपने पास में जो सिनेरियो चल रहा है एक बार देख लेते हैं, इसका भी पॉसिबिलिटी चेक करा देते हैं। हमें ऑलरेडी पता ये है कि जो के एंड डी वॉच मूवीज, ये पी है क्यू है, ठीक है। एच एंड जी वॉच डिफरेंट मूवीज, एच एंड जी वॉच डिफरेंट मूवीज, ठीक है। और यहाँ पर एच के लिए या तो क्यू होना है या फिर आर होना है, ठीक है। और अपने पास में ये सिनेरियो कह रहा था नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच द सेम मूवी एज डी वाज लेस देन द फ्रेंड्स हु वॉच द सेम मूवी एज डी, ठीक है। अगर मैं पी के लिए सिनेरियो और रख रहा हूँ और डी के लिए अपने पास में पी और क्यू में से एक आना था, ठीक है। दोबारा से समझो, हमारे पास में सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट में बोल दिया गया था कि के एंड डी वॉच द मूवीज क्यू एंड पी, ठीक है। तो यहाँ पर आर का पॉसिबिलिटी था ही नहीं, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी आर का पॉसिबिलिटी था ही नहीं, ये ऑलरेडी आउट था। बची थी पॉसिबिलिटीज, या तो डी में रहेगा पी या फिर बचेगा क्यू, सिमिलरली के में बचेगा पी या फिर बचेगा क्यू। देन हमें पता चला जी का ग्रुप का साइज जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डी के ग्रुप के साइज से। तो डी का ग्रुप अगर मैं क्यू को बिलोंग करा दूंगा तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा कि जी का ग्रुप साइज बड़ा हो जाए, ठीक है। तो हमें इवेंचुअली वहां पर पी डालना पड़ा। अगर यहाँ पर पी डाला तो ऑटोमेटिक कनेक्शन मिला मुझे जी के ग्रुप के साथ, दैट इज अगर ये पी को बिलोंग कर रहा है तो इसको क्यू को बिलोंग करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्यू आया। नाउ जी एंड एच का कनेक्शन ये था कि दोनों सेम टीम को बिलोंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्यू और आर में से कोई एक आना है, क्यू नहीं आ पाएगा तो इट हैज टू बी आर ओनली, ठीक है। अब डी एंड के का कनेक्शन था कि भाई एक जगह पर पी आएगा दूसरी जगह पर क्यू आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में क्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या यहाँ तक की कहानी, सारी की सारी कहानी क्लियर है? यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर हो जाए, ठीक है। जी आर क्यू नहीं आ सकता। बेटा आप नींद ले लो थोड़ी सी, मानवी बिंदल आप थोड़ी सो जाओ बेटा, थोड़ी देर के लिए नींद ले लो, वो आपके लिए बढ़िया रहेगी। ऐसे कोई फायदा नहीं क्लास कंटिन्यू करके, ठीक है। थोड़ी देर सो जाओ, बढ़िया रहेगा, ठीक है। नींद ले लो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। कोई पॉइंट नहीं बनता ऐसे क्लास कंटिन्यू करने का। आपको यार यही नहीं समझ में आ रहा, कह रहे जी जो है वो आर भी तो हो सकता है, कहाँ से डाउट आ रहे हैं? ये देखो एक और अनन्या मोदी जी एक और आए हैं, कह रहे आर जो है वो सेकंड हाईएस्ट क्यों नहीं हो सकता। बेटा आप सो जाओ, दोनों मिलके सो जाओ, मानवी और तुम दोनों दोनों एक साथ सो जाओ यार। क्लियर क्लियर गिवन है, डिस्कशन हो गया। क्या पॉइंट है ये क्वेश्चन का? मतलब ईगो पे लेना है कि भाई मुझे क्लास में आना ही आना है, मैं तो क्लास लेके ही रहूं जो मर्जी हो जाए। क्या फायदा, आपने नहीं किया हुआ चले जाओ ना, थके हुए ऑफिस का काम साथ में चल रहा है वो निपटा लो ना, फ्री होके कर लेना। क्यों क्लास में आकर अपना, मेरा, दूसरों का, सबका टाइम क्यों बर्बाद करना है? ऑलरेडी बात हो गया स्टार्टिंग में कि आर का जो साइज है फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल देन एनी अदर ग्रुप है। स्टार्टिंग में बात हो गया, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, फिर भी कह रहे हैं आर सेकंड हाईएस्ट हो सकता है। ऐसे क्या मजा आएगा यार क्लास डिस्कशन में, पूरा मूड खराब कर देते हो डिस्कशन में। यार चले जाओ ना, करो कमेंट ही ना करो ना, ऐसे ऐसे डाउट्स हैं आपके तो आप रिकॉर्डिंग से पढ़ लिया करो। पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहे हो, कैट क्लियर होगा क्या? ऐसे सोच रहे हो कि कैट हलवा है? मजाक में ले रहे हो एकदम ही। मॉक में आएगा ना 10 नंबर नहीं पार होना, पता चल जाएगा तुम्हें क्या है कैट का लेवल। आगे मूव करो, मैं आप इग्नोर करूंगा यार ऐसे कमेंट्स को। आप लिखते रहो कि यार मेरा डाउट इग्नोर कर दिया, मुझे करना पड़ेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसे डाउट्स नहीं लिए जा सकते। बेटा क्लास 4 है, पहला क्लास थोड़ी है सिलेक्शंस का कि ये सब चीजें मैं बताता चलूं।
आगे मूव करते हैं, हमारे पास में ये सिनेरियो हो चुका है डी एंड जी वाला, हमने वो फॉलो अप लिया और कंप्लीट कर दिया। अगला पॉइंट बोला जी ए एंड बी वर इन द सेम ग्रुप। अगर ए एंड बी दोनों सेम ग्रुप हैं तो लिखने को लिख सकते हैं कि यार दोनों के दोनों सेम है, टिक लगा देते हैं कि दोनों सेम में रहेंगे। अलग से लिखना चाहते हो अलग से लिख दो, जैसा भी कंफर्टेबल लगे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन लास्ट पॉइंट आता है, उसमें मजेदार डेटा है। कह रहा है सी जे एंड आई वॉच्ड मूवीज पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो सी के लिए वो क्या कह रहा है कि यार इसने मूवी देखा है पी, ठीक है। और जी के लिए क्या कह रहा है कि मूवी देखा है क्यू। और आई के लिए कह रहा है मूवी देखा है जी आर, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि यार आर का साइज दो ही होने वाला है, दोनों ही केसेस में दो दो होने वाला है। मतलब आर यहाँ पे आ गया, आर यहाँ पर आ गया, आर का तो भाई कोटा पूरा हो चुका है, ठीक है। आर का कोटा पूरा हो गया, कहानी बच रहा है पी और क्यू का, अभी उसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। यहां तक का कहानी क्लियर है जी, यहां तक का कहानी क्लियर है, जहां तक का कहानी एकदम सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जी एंड एच वाला जो पॉइंट था, जी एंड एच वाला काफी बेसिक पॉइंट था। ये कह रहा था एच एंड जी वॉच डिफरेंट मूवीज। तो अगर यहाँ पर क्यू ऑलरेडी आ चुका है तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट यहाँ पर दोबारा क्यू नहीं आएगा, तो दूसरा ऑप्शन आर का ही बचा, आर को ऑटोमेटिकली आना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तो मुझे क्या पता है कि यार ए एंड बी दोनों में सेम लोग आने वाले हैं। ई एंड एफ में, ई एंड एफ के लिए गिवन था डिफरेंट थे, कुछ ऐसा गिवन, ई एंड एफ वर इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो मुझे क्या पता चला, अब आर आना नहीं है, मतलब इस जगह पर P और Q में से कोई एक आएगा, यहां पर P और Q में से कोई दूसरा आएगा। मुझे अभी तक ये बता दो टोटल P कितने आ चुके हैं, टोटल P कितने आ चुके हैं? तीन 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 आ चुके हैं बेटा, दो नहीं तीन आ चुके हैं, ध्यान से देखो। एक सेकेंड, मैंने एच इज नॉट इक्वल टू जी स्किप कर दिया था, छह के साथ, अरे नहीं यार एन भाई गलत कर दिया। अब अपने पास में देखो, एक बार P यहां पर आ गया, एक बार P यहां पर आ गया, अब इन दोनों में से एक और P भी आ जाएगा, तो तीन बार P ऑलरेडी आ चुका है। अब अगर तीन बार P आ गया, P या तो तीन बार आएगा या चार बार आएगा, ठीक है। वी हैव अनदर पॉइंट, ए एंड बी विल बी टुगेदर, दोनों एक साथ होने वाले हैं, ए एंड बी वर इन द सेम ग्रुप। तो यहां पर P और यहां पर P रखना क्या पॉसिबल होगा या नहीं, आप खुद से जवाब दे सकते हो। क्या दोनों जगह पर P रखना पॉसिबल होगा? नहीं, नॉट पॉसिबल। मतलब मुझे वहां पर Q डालना मैंडेटरी है। अगर मैं यहाँ पर Q डाल रहा हूं तो Q मेरा कितनी बार आ रहा है, या तो पांच बार आएगा या छह बार आएगा। P मेरा तीन बार आएगा या चार बार आएगा। हाँ जी, नहीं P अपना तीन बार ही आएगा, तीन बार। जी में P रहेगा शायद, जी में P रहेगा शायद। बेटा जी में P आने का स्कोप ही नहीं है भाई, हमारे पास गिवन है Q ग्रेटर देन दैट ऑफ P है। तो अगर मेरे पास D P को बिलोंग कर रहा है तो P से बड़ा कौन है? Q ही तो है ना, तो G जो है वो Q को ही बिलोंग करेगा ना। बेटा फिर से बंद हो गया यार, क्या नाटक चल रहा है यार आज तो।
स्क्रीन विजिबल है? शुक्र है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में हम लोग सिक्स पॉइंट तक पहुंच चुके थे। ए एंड बी वर इन द सेम ग्रुप, मिट गया ये, दोबारा लिख देते हैं। ए एंड बी दोनों सेम ग्रुप का पार्ट थे। देन कह रहा था सी जे आई वॉच्ड मूवीज पी क्यू आर, सी जे आई, ये तीनों एक साथ आ गए, ठीक है, सॉर्टेड हो गया। अगला पॉइंट कह रहा था हमारे पास में कि ई एंड एफ विल नॉट बी टुगेदर, तो ये पी और क्यू में से कोई एक आएगा, पी और क्यू में से कोई दूसरा आएगा। देन ए एंड बी दोनों एक साथ होने वाले थे, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट दोनों क्यू को बिलोंग करेंगे, क्योंकि पी 5 बार नहीं आ सकता, 3 बार ऑलरेडी आ चुका है। अब अपने पास क्यू एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, सिक्स टाइम इन दोनों में से कोई एक बार आएगा। मतलब मेरा ये वाला केस जो है वो फुलफिल होगा, नीचे वाला केस मेरा सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब क्वेश्चंस के जो आंसर्स मांग रहा है वो आप इजीली दे पाओगे, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर बता दो। मैंने 4 केसेस बनाए थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिंगल जी बिल्कुल सही अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात पता क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर ये पजल टिका हुआ है, सिर्फ दो दो पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट समझो कौन सा है और दूसरा पॉइंट समझो कौन सा है। पहला पॉइंट तो आपका ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आर के लिए यहां पर एक पॉइंट गिवन है, इसका मतलब क्या है। इक्वल टू का सिनेरियो उसने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था कि आर किसी और टीम के साइज के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये वाला इंपॉर्टेंट था। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को क्रैक कर पाए हो तो आपके लिए सॉल्विंग बहुत ही नॉर्मल है, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला, आराम से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 कह रहा है फॉर हाउ मेनी ऑफ द फ्रेंड्स इट कैन बी डिटरमिन्ड दैट एग्जैक्टली व्हिच मूवी ही शी वेंट फॉर, क्या आंसर होगा? पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? हमें आउट ऑफ 11 दो लोगों का पता नहीं चल रहा, मतलब 9 का पता चल रहा है, दैट विल बी आवर आंसर 2। विच टू ऑफ दीज आर डेफिनेटली इन द सेम ग्रुप, कौन सा होगा? कौन है? बी एंड के, बी एंड के, यस, बी एंड के दोनों क्यू को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल डेफिनेटली गो डिड नॉट गो फॉर मूवी पी, मूवी पी के लिए कौन नहीं जा रहा? के नहीं जा रहा, डी एफ ई, डी जा रहा है, एफ जा सकता है, ई जा सकता है, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट के विल बी आवर आंसर। बेटा ये वाला क्वेश्चन पजल 12 एंड पजल 13, ये दोनों 1-2 दिन में और 15 से 20 दिन के बाद में लगा लेना, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाएं। अभी वायर चेंज किया है, दूसरे में लगाया है अडेप्टर में, देखो शायद उससे प्रॉब्लम ना आया हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया जब से मैंने ये यूज करना स्टार्ट किया एक्सटेंशन बोर्ड, तब से मुझे दिक्कत आ रहा है। तो अभी एक्सटेंशन बोर्ड हटा के डायरेक्ट प्लग में लगाया, देखते हैं शायद अब दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो जी, बेटा स्कैटर्ड अप्रोच सेम ही है, बस इंस्टेड ऑफ ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे नहीं फायदा हुआ यार, हद हो गई यार। पूरा मूड की ऐसी की तैसी कर देता है यार ये। एक्सटेंशन बोर्ड तो कल्पिट नहीं है, एटलीस्ट ये पता चल गया। बारिश तो आज हुई है, खूब बारिश बरसी आज, उसकी वजह से लाइट का प्रॉब्लम लग रहा है। कह रही वी आर पेशेंट डोंट वरी, मैं नहीं ना इतना पेशेंस रखता, ये लाइट जाती मेरा मूड खराब हो जाता पूरा। आप तो रख लोगे, पैर ही रख पाता ना। अरे इन्वर्टर लगा है वे, तभी तो चल जाता है जब लाइट चला जाता है। यूपीएस भी लगा है, नाटक पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक ठीक है। है।
चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये दोबारा जरूर कर लेना। ठीक। चलो। 9 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ अगेन। सॉल्विंग करो इसका। बलराम भाई ऐसा ही कुछ आना है, तो रेडी रहो इन चीजों के लिए।
सॉल्व हो पा रहा है? पॉइंट्स का मतलब समझ में आ गया था सारे के सारे? ऑलमोस्ट डन, ठीक है, अच्छी बात है फिर तो, बढ़िया है। पॉइंट्स का एक बार मतलब समझ लिया, दो पॉइंट्स थे थोड़े अलग थे, जो अभी तक आपने किया है उनसे थोड़ा अलग थे, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा टीम इज सिलेक्टेड फ्रॉम 10 प्लेयर्स ABCDFGHIJ सब्जेक्ट्स टू कंडीशंस। पहला कंडीशन कह रहा है एग्जैक्टली टू अमंग EGIC मस्ट बी सिलेक्टेड। EJIC दो मेंबर मुझे सिलेक्ट करने हैं, कौन से दो होंगे, कोई भी दो सिलेक्ट कर लूं। कह रहा है if F इज सिलेक्टेड J कैन नॉट बी सिलेक्टेड। अगर मैं F को सिलेक्ट कर रहा हूं तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट J जो है वो अब सिलेक्ट नहीं हो सकता अगर मैंने F को सिलेक्ट कर लिया है तो। अगला पॉइंट कह रहा है एग्जैक्टली वन अमंग A एंड C मस्ट बी सिलेक्टेड। एग्जैक्टली वन अमंग मतलब सिलेक्ट करना ही होगा, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट ना हो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, A और C में से कोई एक लेना ही पड़ेगा, दूसरा नहीं आ सकता, एक ही आएगा, चाहे A ले लो चाहे C ले लो, A एंड C दोनों कंबाइन नहीं आएंगे, A एंड C में से कोई भी ना आए, नॉट पॉसिबल। अगला पॉइंट कह रहा है अनलेस ए इज सिलेक्टेड ई कैन नॉट बी सिलेक्टेड। इसका मतलब ये होता है कि अनलेस ए सिलेक्टेड का मतलब है जब तक आप ए को सिलेक्ट नहीं कर लेते, जब तक आप ए को सिलेक्ट नहीं कर लेते, अनलेस के लिए याद रखना कि जब तक वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक दूसरी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ठीक है, कह रहा अनलेस ए सिलेक्टेड, जब तक आप ए को सिलेक्ट नहीं करते हो तब तक आप ई को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, जब तक आप ए को सिलेक्ट नहीं करते हो आप ई को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अब मुझे देखना है यार ए डिपेंडेंसी शो कर रहा है ई डिपेंडेंसी शो कर रहा है। जब तक मैं ए को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, देखो, जब तक मैं ए को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैंने ए को सिलेक्ट नहीं करा, मैं ई को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया तो मैं ई को सिलेक्ट कर भी सकता हूं, मैं ई को सिलेक्ट जो है वो नहीं भी कर सकता। अब मुझे ये बता दो, फर्स्ट कंडीशन इज ए टेंड्स टू ई, सेकंड कंडीशन इज ई टेंड्स टू ए, फर्स्ट एप्लीकेबल है या सेकंड एप्लीकेबल है? ध्यान से सोच समझ कर आंसर देना। फर्स्ट एप्लीकेबल है या सेकंड एप्लीकेबल है? देखो जी, अगर ए टेंड्स टू ई होता, अगर ए टेंड्स टू ई होता तो डिपेंडेंसी ये शो करता है कि भाई बिना ई के मैं नहीं आऊंगा। ए डिपेंडेंसी शो करता फिर कि भाई अगर ई आएगा तो ही मैं आऊंगा, मैं अकेला प्रेजेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर ए जो है वो अकेला भी आ रहा है, ए को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना आए नहीं आना ना आए, साथ में आए तो भी ठीक है ना आए तो भी ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ए टेंड्स टू ई नहीं चल रहा, ई टेंड्स टू ए चल रहा है। ई का शो कर रहा है डिपेंडेंसी कि भाई अगर मैं आऊंगा मुझे साथ में ए चाहिए ही चाहिए, अगर वो साथ में नहीं आया तो ये आने को आ भी सकता है, नहीं आने को नहीं भी आ सकता। तो मेरे पास में अनलेस ए सिलेक्टेड ई कैन नॉट बी सिलेक्टेड इवेंचुअली मींस दैट ई टेंड्स टू ए की बात हो रही है। कहना ये चाहता है कि जब तक आप ए को सिलेक्ट नहीं करोगे ई जो है उसको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपने ई को सिलेक्ट किया है तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट ए ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका होगा, तभी हमने ई को सिलेक्ट जो है वो कर पाए हैं। बात समझ में आ गया? अनलेस का पॉइंट याद रखना कि जब तक वो चीज सेटिस्फाई नहीं होती तब तक उसका अगला पार्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं कराया जाएगा। याद रहेगा, जब तक जहां पर अनलेस लिखा है जब तक वो चीज सेटिस्फाई नहीं होती अनलेस के साथ जो चीज है, तब तक अगला पार्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेटा वो आपके ऊपर है, जैसा भी लिखना चाहो प्रज्वल वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन फिफ्थ पॉइंट कह रहा है इफ एंड ओनली इफ जी इज सिलेक्टेड डी मस्ट बी सिलेक्टेड। फिफ्थ पॉइंट भी मजेदार है, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट सीखा हुआ है, कह रहा है इफ एंड ओनली इफ जी सिलेक्टेड डी मस्ट बी सिलेक्टेड, हमने ये पॉइंट सीखा हुआ है। इसका मतलब क्या रहता है, अगर जी आएगा तो डी जरूर आएगा, और मे भी दोनों में से कोई भी ना आए, दोनों में से कोई भी ना आए, ठीक है। अब यहाँ पर मस्ट नॉट भी है, मस्ट नॉट भी है, नॉट भी आ गया साथ में, मतलब इसको दो पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूं उसका मतलब क्या निकलेगा वो समझते हैं। पहले इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है इफ जी इज सिलेक्टेड, इफ जी इज सिलेक्टेड डी मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड, डी मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब तो सिंपल ही है कि भाई अगर मैंने जी को सिलेक्ट कर लिया तो डी जो है मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक। मतलब दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे, ठीक। अगर जी आएगा तो डी नहीं आएगा, अगर डी आ गया, अगर डी जो है वो मेरे पास में प्रेजेंट हो गया तो जी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि जी के आने से वो बोलेगा डी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी ना आए, दैट सिनेरियो इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। तीनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है कि एक आए दूसरा ना आए, दूसरा आए तो पहला ना आए, और दोनों में से कोई भी ना आए, ठीक।
सेकेंड हाफ, अगर मैं इफ एंड ओनली इफ का इफ हटा दूं और ओनली इफ रहने दूं, पॉइंट बना दूं, ओनली इफ जी इज सिलेक्टेड डी मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड, ओनली इफ जी इज सिलेक्टेड डी मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड। कह रहा है जी अगर सिर्फ एक ही कंडीशन में, कि अगर मैं जी को सिलेक्ट कर रहा हूं, सिर्फ उसी कंडीशन में जो है डी जो है वो मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो डी जो है वो सिलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बनेगा कि भाई अगर मेरे पास में कह रहा है ओनली इफ जी इज सिलेक्टेड, तो मेरे पास में कहानी ऑपोजिट चल जाता है। अगर मेरा कहानी ऑपोजिट चल जाता है तो क्या उसका मतलब समझ पा रहे हो क्या बनेगा? कह रहा है ओनली इफ जी इज सिलेक्टेड, ओनली इफ, सिर्फ तब और तब अगर जी को सिलेक्ट किया जाता है, डी मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड। तो इसका मतलब क्या होगा कि यार अगर मैंने डी को जो है वो सिलेक्ट करा दिया, तो अब जो है जी का सिनेरियो जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैंने डी को सिलेक्ट करा दिया तो अपने पास में जी का सिनेरियो जो है वो नहीं बनेगा। रिपीट कर दें, दोबारा से देख लो भाई, दोबारा से देख लो क्या मतलब क्या बन रहा है, दोबारा से समझ लो। सबसे पहले कह रहा है कि अगर मैं जी को सिलेक्ट कर रहा हूं, इफ जी इज सिलेक्टेड डी मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड, अगर मैंने जी को सिलेक्ट कर लिया तो डी को अब सिलेक्शन जो है वो नहीं देना होगा। ये फर्स्ट हाफ क्लियर है, फर्स्ट हाफ इसका क्लियर है, फर्स्ट हाफ क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास में, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ओनली इफ जी इज सिलेक्टेड, सिर्फ और सिर्फ तब जब जी सिलेक्ट नहीं हो, सिलेक्ट किया जा रहा है, ओनली इफ जी इज सिलेक्टेड, सिर्फ तब जब जी सिलेक्ट किया जा रहा है, डी मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड, डी जो है उसको सिलेक्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसका मतलब क्या बना कि यार हमारे पास में जो चीज चल रहा था, इफ एंड ओनली इफ में हम लोग क्या करते थे कि यार जो इफ में अप्लाई करते थे, ओनली इफ में बस साइन चेंज हो जाता था। ठीक है, हमारे पास में क्या बनता था, if a then b, if a then b, then only if a, only if a then b। दोनों में डिफरेंस क्या चलता था कि मेरे पास में अगर a आ रहा है तो b जरूर आएगा, यहां पर ओनली इफ a then b तो ये ऑपोजिट हो जाता था, बाकी सारी चीजें जो वो सेम रहती थी। वही सेम सिनेरियो है कि मेरे पास में जो है वो बस साइन चेंज हो जाएगा, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये वाला साइन जो है वो ऐसा बन जाएगा कि अपने पास में अगर निगेशन ऑफ डी है तो अपने पास में अब जो है वो जी का कंफर्मेशन जो है वो आ जाएगा। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा, दोनों को कंबाइन करने से मेरे पास मतलब क्या निकलेगा कि भाई या तो जी को सिलेक्ट कर लो या फिर डी को सिलेक्ट कर लो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर वो सिनेरियो बोलता है, अदरवाइज याद रखने के लिए याद भी रखा जा सकता है, ध्यान में रहेगा भी, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास में सिनेरियो क्या कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ जी सिलेक्टेड डी मस्ट बी सिलेक्टेड, अगर होता, अगर मस्ट बी सिलेक्टेड होता तो क्या करते हैं कि डी और जी दोनों एक साथ आएंगे, या दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। अब मस्ट नॉट भी आया तो क्या सिनेरियो बनेगा कि दोनों में से मुझे एक जो है वो लाना पड़ेगा, दोनों के दोनों एक साथ जो है वो प्रेजेंट नहीं हो सकते, दोनों में से कोई भी ना आए, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिमिलर बेसिस पे हमारे पास में अगला पॉइंट कह रहा है इफ डी इज नॉट सिलेक्टेड, अगर डी को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा देन एच मस्ट बी सिलेक्टेड, मतलब अगर मैंने डी को सिलेक्ट नहीं किया तो एच मेरा डेफिनेटली सिलेक्ट होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट कुछ कह रहे थे कि यार समझ में नहीं आया, द साइज ऑफ टीम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन दैट टीम, मतलब अगर मैंने बोला कि मुझे मैक्सिमम साइज का टीम बनाना है, तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हो सकते हैं टीम में, मुझे ये फिगर आउट करना है। देन कह रहा है व्हाट, पहला क्वेश्चन कह रहा है हु कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ टीम ऑफ साइज 4, मुझे 4 साइज का टीम बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है और कौन सा पर्सन ऐसा है जो टीम का पार्ट नहीं बन सकता। ठीक है, देन कह रहा है व्हाट कुड बी द साइज ऑफ द टीम इफ बोथ एफ एंड एच आर सिलेक्टेड, देन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन टीम ऑफ 6, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज पॉसिबल टीम। आई होप सो पॉइंट्स का आपको मतलब समझ में आ गया है। ये जो इसका पजल का पूरा वीडियो है कल या परसों में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उससे पहले पहले अपने आप से एक बार पूरा का पूरा बना लेना, वो जरूरी है, एक बार आपसे बनाओ अपने हाथ से एंड ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है और अपना इसका सेकंड थर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट एंड थर्ड बहुत प्यारे क्वेश्चन है, उससे काफी क्लैरिटी मिल जाएगा, सिलेक्शंस का पूरा निचोड़ मिल जाएगा आपको फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया मतलब आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिकॉल हो गया। ठीक है, आंसर यार अभी बता दूंगा तो यार मजा नहीं आएगा, फिर तो डायरेक्टली आंसर ही कर दोगे। आंसर, चलो आंसर नहीं बताता यार, आंसर बताने मजा नहीं आ रहा मुझे, मजा नहीं आएगा यार। मैं वीडियो डाल दूंगा, मैं कल या परसों में वीडियो डाल दूंगा, ट्राई करूंगा कल आफ्टरनून तक ही वीडियो डाल दूं। आंसर बताऊंगा ना फिर आप निकाल लोगे, फिर आप पूरा एफर्ट नहीं मारोगे अपने एंड से, इसलिए मैं आंसर नहीं बताना चाहता, क्योंकि चेकिंग होना है बहुत सारा, काफी सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, तो अपने आप से एक बार एफर्ट डाल दो, उस एफर्ट के बाद चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
ठीक, चलो जी आज के लिए रखते हैं इतना ही। अपना सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये लास्ट क्लास था। इसके बाद में दूसरे टॉपिक्स के ऊपर हम मूव करेंगे एंड हमारी चीजें जो वो आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये लास्ट क्लास था। बाकी आपके डैशबोर्ड में टेस्ट जो अवेलेबल है वो कंप्लीट करते रहना भाई, उनको डिले ना करो। मैं देख रहा था काफी कम लोग जो है वो टेस्ट जो है वो दे रहे हैं, और ज्यादा लोग टेस्ट ही नहीं दे रहे। बहुत बहुत टाइम से उनके टेस्ट जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं। तो टेस्ट अपने कंप्लीट रखो। कैट के बाद देने के लिए वो टेस्ट नहीं है, अभी के टाइम देने के टेस्ट हैं वो। बाद में मॉक सेक्शनल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तब थोड़ी ये टेस्ट दोगे। अभी कंप्लीट कर लो, अननेसेसरी उनमें डिले ना करो। ठीक है, चलो जी आज के लिए इतना ही। बाकी आपका सिलेक्शंस का असाइनमेंट का डिस्कशन भी पेंडिंग है, देखता हूँ उसका संडे तक मैं आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है, सिलेक्शंस का वीडियो दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। ठीक, चलो जी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट एवरीवन, ध्यान रखिए, बाय बाय।